BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 271 आसानी से पराजित। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इसे संभालने दो, जियोमिंग ने जियो यी जियान के रेशमी बालों में अपना दाहिना हाथ फिराते हुए कहा। उसकी आवाज़ शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। गू कबीले के पास कई साधन थे और अगर जियो यी जियान और जियान लापरवाह होते तो उन्हें चोट लग सकती थी। जियो यी जियान की आंखें नर्म हो गईं जब उसने उसकी ओर देखा, अनिच्छा से सहमति में सिर हिलाया। सावधान रहो। वह ये भी समझ गई कि जियोमिंग की ताकत उससे काफ़ी हद तक ज़्यादा है, इसलिए उसने आगे जोर नहीं दिया। जियोमिंग के फैसले को सुनकर जियान ने अपने होंठ सिकुड़े और उसे स्वीकार कर लिया। मेडुसा ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। जियोमिंग ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह स्थिति को संभाल लेगा। जियोमिंग को अपने आसपास की खूबसूरत महिलाओं को कुशलता से संभालते हुए देखकर गू किंग्यांग अपने अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं सका। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या तुम तैयार हो? बेशक, लेकिन अगर तुम बिना किसी कारण के मेरे पास आते हो और लड़ाई के लिए कहते हो तो क्या तुम्हें बदले में कुछ नहीं देना चाहिए? भले ही उसने गू किंग्यांग को हरा दिया हो, लेकिन जियाओमिंग को ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा और वह दूसरे पक्ष से ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं ले सकता था। अपनी ताकत को बेकार में बर्बाद करना इसके लायक नहीं होगा। ओह, यह मेरी गलती थी। चूंकि भाई जियाओमिंग एक कीमियागर है, इसलिए मुझे कुछ दिन पहले यह वस्तु मिल गई। मैं इसे मुआवजे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, गू किंग्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर एक जेड बॉक्स निकाला। बॉक्स के अंदर एक रक्त लाल अंडाकार फल था, जो अपनी रक्त जैसी आभा के साथ एक मजबूत जीवन शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। एक रक्तसार दानव फल। फल को पहचानते हुए जियाओमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। रक्तसार दानव फल एक अत्यंत दुर्लभ औषधीय घटक था, एक राक्षसी फल जो सार रक्त को अवशोषित करता है। ये फल भूमिगत रूप से छिपा हुआ था और सार रक्त के भीतर जीवन शक्ति को अवशोषित कर लेता था, इससे पहले कि यह अंततः एक फल के आकार में बदल जाता। रक्तसार दानव फल अस्थि वृद्धि रक्त समलन गोली को परिष्कृत करने के लिए एक मुख्य घटक था और इसका मूल्य एक मध्यवर्ती 7वें स्तर की गोली के बराबर था। बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए 3 मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता थी: ब्लड एसेंस डेमन फ्रूट, 10,000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल और स्नो बोन जिनसेंग। जियाओमिंग इंपीरियल सिटी में सामग्री की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे गोली के लिए सभी सहायक सामग्री नहीं मिली थी। मुख्य सामग्री की तो बात ही छोड़िए। उसने सेंट्रल प्लेन्स में अपनी किस्मत आजमाने की योजना बनाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गू किंग्यांग ने उसे यह पेशकश की। उसके बगल में जियान की आंखें ब्लड एसेंस डेमन फ्रूट को देखकर चमक उठीं। बुरा नहीं है, ये सही है, ये बिल्कुल ब्लड एसेंस डेमन फ्रूट है। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई जियाओमिंग संतुष्ट हैं। जब तक आप मुझे हरा देते हैं, मैं यह वस्तु आपको दोनों हाथों से सौंप दूंगा। हे, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। क्या तुम मुझसे अकेले लड़ोगे या तुम सब एक साथ आओगे? जियाओमिंग के शब्दों से पता चला कि उसने गू किंग्यांग और अन्य लोगों को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि चूंकि गू किंग्यांग ये जानते हुए भी कि वह एक डू पूर्वज था, उसे चुनौती देने के लिए तैयार था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसने भी जियाओमिंग की लड़ने की क्षमता को गंभीरता से नहीं लिया। भाई जियाओमिंग मजाक कर रहा है। बेशक, ये सिर्फ मैं ही हूँ, गू किंग्यांग ने जवाब दिया। उसकी आभा एक डू पूर्वज के स्तर तक बढ़ गई। हालांकि उसकी आभा थोड़ी अस्थिर थी, जाहिर तौर पर एक गुप्त तकनीक द्वारा बढ़ाई गई थी। वास्तव में गू कबीले के पास असाधारण साधन हैं, जियाओमिंग ने खुद से सोचा जब उसने गू किंग्यांग की आभा को डू पूर्वज क्षेत्र में बढ़ते देखा। फिर भी उसके शरीर में कोई परेशानी के लक्षण नहीं दिखे। गुप्त तकनीक ऐसी चीज नहीं थी जिसका इस्तेमाल लापरवाही से किया जा सके। उदाहरण के लिए, अपनी गुप्त तकनीक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का उपयोग करने के बाद जियाओमिंग को कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भुगतने पड़े। हालांकि चूंकि उसका भौतिक शरीर मजबूत था और इन दुष्प्रभावों के प्रति मजबूत प्रतिरोध था, इसलिए वह बिना किसी चिंता के तकनीक का उपयोग कर सकता था। गुप्त तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होता है, दुष्प्रभाव उतने ही कम होते हैं और प्राप्त शक्ति को नियंत्रित करना उतना ही आसान होता है। गू किंग्यांग की गुप्त तकनीक स्पष्ट रूप से बहुत उच्च स्तर की थी। अपराध के लिए क्षमा करें, गू किंग्यांग ने कहा, जल्दी से अपने हाथों की मुहर बनाते हुए अपनी हथेलियों में उभरी हुई डुक्यूई को अवशोषित कर लिया। जैसे ही ऊर्जा उसकी हथेलियों में प्रवाहित हुई, धीरे धीरे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी जो लगभग सूरज की तरह चमकीली थी। यह आभा इंगित करती है कि यह कम से कम एक हाई डीडू तकनीक है। गू कबीले के पास वास्तव में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। जियोमिंग ने हल्की सी आह भरी और एक कदम आगे बढ़ा। बिजली की गति से जियाओमिंग गू किंग्यांग की नज़र से ओझल हो गया और उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी हथेली गू किंग्यांग की पीठ पर रखी, लेकिन इससे पहले कि वह जुड़ पाता, गू किंग्यांग का शरीर अजीब तरह से आगे की ओर तैरने लगा। एक विशाल ऊर्जा हस्त चिन्ह कई मीटर आकार का अचानक उन दोनों के बीच दिखाई दिया।
खुले पहाड़ की मोहर, ऊर्जा हस्त चिन्ह दिखाई देने पर गु किंग्यांग चिल्लाया, जिससे आसपास का स्थान तेजी से हिलने लगा। जियाओ मिंग का चेहरा अपरिवर्तित रहा क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ को ऊर्जा हस्त चिन्ह पर हल्के से दबाया, जैसा कि उसने पहले किया था। धमाका! उसका दाहिना हाथ बहुत आसानी से चला, लेकिन उसके भीतर मौजूद बल लोगों को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। जब गु किंग्यांग की खुली पहाड़ी मोहर जियाओ मिंग के दाहिने हाथ से टकराई तो उसने एक गड़गड़ाहट वाली आवाज़ की। नीचे के कमज़ोर सांप लोगों को भी अस्थायी बहरापन का अनुभव हुआ और उनकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई। कुछ देर की गतिरोध के बाद ओपन माउंटेन सील सबके सामने टूट गई। ये कैसे संभव है? 4 पंखों वाले यूनिकॉर्न पर सवार ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी ने अविश्वास में कहा। आखिरकार गु किंग्यांग ने जो इस्तेमाल किया था वह गु कबीले की गॉड सील तकनीक थी। गॉड सील तकनीक एक हाई डी डू तकनीक थी। किंवदंती है कि इसे प्राचीन काल में एक निश्चित डू भगवान ने बनाया था। इसकी कुल 5 शैलियाँ हैं: ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवरटर्निंग लैंड सील, स्काई ब्यूरिंग सील और प्राचीन गॉड सील। जब पूरी तरह से महारत हासिल हो जाती है तो ये तियान क्लास डू तकनीक से मुकाबला कर सकती है और इसे साधना शुरू करने के लिए किसी को डू किंग दायरे में होना चाहिए। हालांकि गु किंग्यांग ने केवल ओपन माउंटेन सील का इस्तेमाल किया था, फिर भी यह एक वास्तविक हाई डी डू तकनीक थी। लेकिन उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। जियाओ मिंग ने इसे एक ही हथेली से आसानी से दूर कर दिया था। ओपन माउंटेन सील उसके हाथों में 2 सेकंड भी नहीं टिक पाए। ये परिणाम देखकर गु किंग्यांग की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और उसका मुंह फड़कने लगा। कितना मजबूत शरीर है! अपनी दृष्टि से उसने स्वाभाविक रूप से देखा कि जियाओ मिंग ने किसी भी डू तकनीक का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह उसकी गॉड सील तकनीक को तोड़ने में सक्षम था। गु किंग्यांग के हमले को हथेली से चकनाचूर करने के बाद जियाओ मिंग ने उसे सांस लेने का ज्यादा समय नहीं दिया। वह आगे बढ़ा और एक बार फिर उसके सामने आया, इस बार अपने दाहिने हाथ को उसकी छाती पर निशाना बनाते हुए। दूसरों को जियाओ मिंग की हरकतें धीमी लग रही थीं, लेकिन गु किंग्यांग की नज़र में वे अविश्वसनीय रूप से तेज और विरोध करने में मुश्किल थीं। हालांकि गु किंग्यांग गु कबीले का एक प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी था, जिसने बचपन से ही महाद्वीप पर सबसे अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उसकी मानसिक शक्ति असाधारण थी। उसके पैरों के तलवों पर एक स्पष्ट अंतरिक्ष उतार चढ़ाव उभरा और अगले ही पल वह जियाओ मिंग के हमले से बचने के लिए अजीब तरह से 3 मीटर से अधिक पीछे हट गया। अंतरिक्ष को शामिल करने वाली गति की एक डू तकनीक, कम से कम एक उच्च डी क्लास, एक प्राचीन कबीले होने के योग्य। जियाओ मिंग ने शांति से सोचा। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि वह 2 हथेली के प्रहारों से गु किंग्यांग को नहीं हरा सका। ये वास्तव में आश्चर्यजनक होगा यदि गु किंग्यांग उससे इतनी आसानी से पराजित हो जाए। उस स्थिति में गु कबीले की प्रतिष्ठा बेकार हो जाएगी। हालांकि ये यही समाप्त होता है, जियाओ मिंग ने सोचा और बिना किसी स्पष्ट हरकत के अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया, केवल एक बेहोश प्रेत को छोड़कर जो धीरे धीरे विलीन हो गया। यह एक निश्चित स्तर तक पहुंचने वाली गति से उत्पन्न एक प्रतिरूप था। ये देखकर गु किंग्यांग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ की मुहरें बिजली की तरह बदल गईं और फिर उसके हाथों से 2 शानदार ऊर्जा हाथ की मुहरें फूट पड़ीं, जो उसके सामने भारी हमला कर रही थीं। ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील। जैसे ही 2 शानदार ऊर्जा हाथ की मुहरें दिखाई दीं, वे जल्दी से विलीन हो गईं और एक साथ मिल गईं। 2 मुहरों का यह संयोजन केवल एक और एक को जोड़ने के बराबर 2 नहीं था। यहाँ तक कि एक सामान्य एक सितारा डू पूर्वज भी इस चाल के खिलाफ हार जाएगा और यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा देगा। लेकिन दुर्भाग्य से गु किंग्यांग के लिए उसका प्रतिद्वंद्वी जियाओ मिंग था। क्रिस्टल सा साफ हाथ से जियाओ मिंग ने सूखे पेड़ और गिरते पत्तों की तरह हमले को चकनाचूर कर दिया। फिर उसने बिजली की गति से सीधे गु किंग्यांग की छाती पर अपना हाथ दबाया। धमाका! अचानक गु किंग्यांग का शरीर एक तोप के गोले की तरह था जो जमीन पर जोर से गिरा, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठ गया। अध्याय 272 गु किंग्यांग की चेतावनी। पहला जनरल हार गया। 4 पंखों वाले यूनिकॉर्न पर सवार युवक ने जमीन पर पड़ी धूल को देखा और कुछ हद तक अविश्वसनीय महसूस किया। उसके दिल में एक बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ। आखिरकार जियाओ मिंग ने अपनी डू तकनीक का उपयोग किए बिना केवल 3 चालों का उपयोग किया था, जबकि गु किंग्यांग ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग किया था और यहाँ तक कि एक हाई डी डू तकनीक का भी उपयोग किया था। और फिर भी हार गया। युवक ने लार निगल ली और महसूस किया कि यह मामला बहुत असत्य था। फिर भी तथ्य उसके सामने था और उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खांसी। जमीन पर पड़ी धूल छट गई और गु किंग्यांग की आकृति सामने आ गई। उसका हरा लबादा फटा हुआ था और उसके शरीर पर कई खरोंचें थीं। उसकी छाती पर हथेली का निशान विशेष रूप से प्रमुख था और वह उस शांत आकृति से बहुत दूर दिखाई दे रहा था जब वह पहली बार आया था। गु किंग्यांग की वर्तमान स्थिति को देखकर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी को चौंकने का समय नहीं मिला और उन्होंने जल्दी से 4 पंखों वाले यूनिकॉर्न को उसके पास उतार दिया।
पहले जनरल, क्या आप ठीक हैं? धीरे से खड़े होकर गो किंग्यांग ने एक सांस ली और कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है। अपने जनरल के मुंह से बहते खून को देखकर उन ब्लैक सबमर्ज्ड सैनिकों ने अपनी लार निगल ली। ये बिल्कुल भी गंभीर बात नहीं लग रही थी। हालांकि वास्तव में गो किंग्यांग वास्तव में ठीक था। जियाओ मिंग ने अंत में अपनी कुछ ताकत रोक ली थी और गो किंग्यांग को केवल मामूली चोटें आईं। अन्यथा जियाओ मिंग उसका सिर फाड़ सकता था। गो किंग्यांग समझ गया कि जियाओ मिंग ने खुद को रोक लिया था, इसलिए जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें कुछ जटिल थीं। उसने शुरू में सोचा था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक छोटे से साम्राज्य से आने वाले जियाओ मिंग के पास 7वें दर्जे के कीमियागर के रूप में भी उत्कृष्ट युद्ध शक्ति नहीं होगी। अपने गु कबीले के समर्थन के साथ उसे कुछ कठिनाई के साथ ही सही एक डू पूर्वज को संभालने में सक्षम होना चाहिए था और अंततः शीर्ष पर आना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से जोकर खुद ही बन गया। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ तरकीबें थीं, लेकिन जियाओ मिंग ने शुरू से आखिर तक अपनी डू तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं किया था। सिर्फ 3 चालों में उसने उसे हरा दिया था और लड़ाई जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जियाओ मिंग, जो गु किंग्यांग के विचारों को नहीं जानता था, सीधे उसके सामने उतरा और पूछा, क्या हमें जारी रखने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, मैं हार मानता हूँ। ये रक्तसार दानव फल है। जैसा कि तय हुआ था, ये तुम्हारा है। गु किंग्यांग के हाथ में सफ़ेद रोशनी चमक उठी और रक्तसार दानव फल, जो अभी अभी उसके स्टोरेज रिंग में इकट्ठा हुआ था, एक बार फिर उसके हाथ में आ गया। जियाओ मिंग ने अपना हाथ उठाया और गु किंग्यांग के हाथ में रक्तसार दानव फल वाला जेड बॉक्स तुरंत उसकी हथेली में समा गया। जनरल गु किंग्यांग वाकई उदार हैं। रक्तसार दानव फल की जांच करने के बाद जियाओ मिंग ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ कौशल की बात है भाई। जियाओ मिंग ने मुझे एहसास दिलाया है कि हमेशा खुद से बेहतर लोग होते हैं। गु किंग्यांग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य था जिसे गु कबीले द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था। उसका चरित्र काफ़ी अच्छा था। जियाओ मिंग से पराजित होने के बावजूद गु किंग्यांग शांत और संयमित रहा। उसने उन्माद या परेशानी के कोई लक्षण नहीं दिखाए। जियाओ मिंग केवल मुस्कुरा सकता था, कुछ नहीं कह सकता था। जियाओ मिंग की मुस्कान को देखकर गु किंग्यांग समझ गया कि अब और रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक हीलिंग पिल निकाली और अपने 4 पंखों वाले गेंडे की सवारी करने से पहले उसे निगल लिया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने हिचकिचाहट की और अपना सिर घुमाया। भाई जियाओ मिंग, मुझे नहीं पता कि टॉशे प्राचीन देवता का जैड वास्तव में आपके पास है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसे हमारे गु कबीले को सौंप दें। आखिरकार हमारे कबीले के अलावा और भी लोग हैं जो उस चीज़ पर नज़र गड़ाए हुए हैं। अगर आप इसे हमें सौंप देते हैं तो आपको अभी भी कुछ संसाधन मिल सकते हैं और कुछ खतरे से बच सकते हैं। बस इतना ही कहना है। कृपया इस पर ध्यान से विचार करें। बोलने के बाद गु किंग्यांग अपने समूह के साथ चला गया। गु किंग्यांग और उसके समूह को जाते देख जियाओ मिंग गहरी सोच में पड़ गया। गु किंग्यांग के शब्दों ने उसे गु कबीले से निपटने के तरीके पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। सच कहूं तो उसने टूशे प्राचीन देवता के जैड को इतना महत्व नहीं दिया क्योंकि उसके पास पहले से ही मूल की हुई थी। डूगौर तक आगे बढ़ने के लिए उस चीज़ पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि उसके लिए इसे सौंपना असंभव था, खासकर गु कबीले को। गु कबीले के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी और कबीले के 2/5वें हिस्से भी जासूस थे। इसे उन्हें देने और आत्माओं के हॉल को देने में क्या अंतर था? अगर हुन तियांडी को टूशे प्राचीन देवता का जैड मिल जाता और वह समय से पहले अपनी योजना शुरू कर देता और उसके पास हस्तक्षेप करने की ताकत नहीं होती तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। इसलिए इसे सौंपना असंभव था, लेकिन गु कबीले के निरंतर ध्यान से निपटना भी मुश्किल था। दरअसल जियाओ मिंग को नहीं लगता था कि गु कबीले के लोग टॉशे प्राचीन भगवान के जैड को इतना महत्व देते हैं। आखिरकार ये तभी उपयोगी हो सकता है जब सभी 8 टुकड़े एकत्र किए जाएं, एक ऐसा कार्य जिसे हासिल करना आसान नहीं था क्योंकि उन्हें अन्य प्राचीन कुलों पर हावी होना होगा। इस तथ्य से कि गु कबीले ने केवल युवा सदस्यों को भेजा था, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका महत्व सीमित था और हर कोई इसे महत्व नहीं देता था। जियाओ मिंग को गंभीरता से संदेह था कि जो लोग टॉशे प्राचीन भगवान के जैड को महत्व देते हैं वे हॉल ऑफ सोल्स के 2/5वें हिस्से हैं। वैसे भी इसे भूल जाओ। मैं किंगलिन के साथ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में घूमने की योजना बना रहा था, सिम्युलेटर में दिखाई देने वाले अवसरों की तलाश में, लेकिन अब मैं केवल सेंट्रल प्लेन्स की ओर जा सकता हूँ। पिलटॉवर में शामिल होने के बाद उनकी सुरक्षा के साथ वे मेरा कुछ नहीं कर सकते। जियाओ मिंग ने खुद से सोचा। महाद्वीप भर के कीमियागरों के लिए एक पवित्र भूमि के रूप में और पिलटॉवर के संस्थापक एक 6 सितारा डू संत होने के कारण यह अभी भी गु कबीले की नज़र में महत्वपूर्ण महत्व रखता था। गु कबीले को टॉशे प्राचीन भगवान की जैद के लिए पूरी तरह से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी जिसे उन्होंने हज़ारों सालों में नहीं देखा था। वास्तव में यदि जियाओ मिंग महाद्वीप के चारों ओर घूमता तो उसे बहुत परेशानी नहीं होती,
क्योंकि डूक्यू महाद्वीप विशाल था और किसी को ढूंढना आकाश तक पहुंचने से भी अधिक कठिन था। हुन कबीले के विपरीत, जिसके पास पूरे महाद्वीप में आत्माओं का हॉल था, गू कबीले का इतना व्यापक प्रभाव नहीं था। लेकिन कोई केवल कुछ समय के लिए ही छिप सकता था, इसलिए गू कबीले की नज़र में आना बेहतर था, ताकि वे उसे शाही राजधानी में न ढूंढें जिससे जियाओ परिवार के लिए अराजकता पैदा हो। जियाओ मिंग, वह जैद चीज़ क्या है? क्या तुम इसे खा सकते हो? वे सभी इसके लिए तुम्हारे पास क्यों आते हैं? जी यान ने पूछा, जियाओ मिंग के पास उड़ते हुए और उसकी बाँह हिलाते हुए उसे उसकी गहरी सोच से बाहर निकाला। यह ऐसी चीज़ है जो किसी के भी बहुत करीब जाने पर दुर्भाग्य ला सकती है, जियाओ मिंग ने अपना सिर रगड़ते हुए जवाब दिया। एक तरह से जियान उस चीज़ का शिकार था। तो फिर वे इसे क्यों चाहते हैं? क्या उन्होंने तब तक खेती की जब तक कि उनका दिमाग खराब नहीं हो गया? उसने अपना सिर झुकाया, समझने की कोशिश करते हुए। वे बहुत लालची हैं, जियाओ मिंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। गू कबीले में हुन कबीले जैसे अन्य प्राचीन कुलों को मिटाने की ताकत नहीं थी, इसलिए उनका टूशे प्राचीन भगवान के जैद की खोज लालच के अलावा और कुछ नहीं थी। इस समय मेडुसा और जियाओ यी जियान उसके पास उड़ आए। यहाँ, ये तुम्हारे लिए है। मेडुसा के सामने उपचार की एक बोतल तैर गई। ये वह मुआवजा है जो उस व्यक्ति ने तुम्हारे सांप लोग जनजाति को दिया था। मेडुसा को हिचकिचाते हुए देखकर जियाओ मिंग ने समझाया और फिर जियाओ यी जियान और जी यान को भूमिगत गुफा की ओर ले गया। जियाओ मिंग की पीठ को देखते हुए मेडुसा की आंखों में एक अजीब रंग चमक उठा। जियाओ मिंग का सांप लोग जनजाति के प्रति घृणा काफी कम हो गई थी। शायद स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति उधार लेने का मामला सफल हो सकता है। भूमिगत गुफा में 2 घंटे आराम करने के बाद जियाओ मिंग लड़कियों के साथ जाने के लिए तैयार था। हालांकि उस समय मेडुसा अचानक उसके सामने खड़ी हो गई, उसका रास्ता रोक दिया। अध्याय 273, सांप लोगों का खजाना, विकास। तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि हम सांप लोगों की जनजाति में रहें और तुम्हारे मेहमान बने। मेरे पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। जियाओ मिंग ने अपने सामने आकर्षक आकृति को देखते हुए संदेह के साथ पूछा। जी यान ने अपना छोटा सिर उठाया और कहा, ठीक है बहन मेडुसा, हमें अब जाना होगा। मैं वापस आकर आपसे मिलने का वादा करता हूँ। कृपया जल्दी से हट जाएं। ठीक है मास्टर जियाओ मिंग, मैं वास्तव में कुछ समय के लिए आपकी स्वर्गीय लौ उधार लेने की उम्मीद कर रहा था। मेडुसा ने अपने दांत पीसते हुए बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। जियाओ मिंग पहले तो आमतौर पर प्रभावशाली रानी मेडुसा के नर्म स्वर से हैरान था, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि उसने क्या कहा। उसकी स्वर्गीय लौ उधार लें। ऐसा लग रहा था कि मेडुसा ने विकास के विचार को नहीं छोड़ा था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ये समझ में आता था। उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे पारंपरिक साधनों के माध्यम से डू पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग उतना ही मुश्किल हो गया था जितना कि स्वर्ग तक पहुंचना। स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके अर्चन को दूर किया जा सकता था और न केवल उसे डू पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी, बल्कि उसकी रक्त रेखा भी विकसित होती थी। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा था, लेकिन सफलता की दर कम थी। मेडुसा को भी पता था कि सफलता की दर कम थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जियाओ मिंग निश्चित रूप से उसे सांप पवित्र आत्मा उन्नति गोली को परिष्कृत करने में मदद नहीं करेगा, इसलिए वह केवल उसकी स्वर्गीय ज्वाला उधार लेने की कोशिश कर सकती थी। महाराज, आप नहीं कर सकते। इससे पहले कि जियाओ मिंग कुछ कह पाता, सांप लोगों के बुजुर्ग और कमांडर जो उसे और लड़कियों को विदाई देने आए थे, उनके हाव भाव बदल गए। इस गुप्त तकनीक का उपयोग बहुत जोखिम भरा है। यदि आप असफल होते हैं महामहिम, तो हमारी मेडुसा रक्त रेखा कट जाएगी। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यिन शे, जो सांप लोगों का एक बूढ़ा और अनुभवी सदस्य था, एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह बोलते समय कांप उठा। रानी मेडुसा को मनाने की कोशिश करने के बाद वह जियाओ मिंग से यह कहना नहीं भूला, मास्टर जियाओ मिंग, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया इस पर सहमत न हो। दूसरे सांप लोग भी उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, एक साथ बातें कर रहे थे। ये गुप्त तकनीक बहुत जोखिम भरी है। चलो कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं। महाराज, आपको ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। दरअसल जियाओ मिंग ने पहले ही मेडुसा का इलाज करते समय स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके विकसित होने का विकल्प प्रस्तुत किया था, लेकिन उस समय महान बुजुर्गों ने इस पर विचार भी नहीं किया और बस विकल्प को त्याग दिया। कारण ये था कि यह तरीका बहुत खतरनाक था। अगर यह विफल हो जाता तो यह एक ऐसी कीमत होती जिसे सांप लोग स्वीकार नहीं कर सकते थे। मेडुसा की हताशा उबल पड़ी जब उसने अपने आसपास के शोरगुल वाले समूह को देखा। वह उन्हें बचाने के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन ये लोग न केवल मनाने में मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि वे दूसरे पक्ष को मदद करने से भी रोक रहे थे। उसने पहले कभी ऐसे कबीले के लोगों को नहीं देखा था। बस करो, उसने चिल्लाते हुए कहा, उसका शाही लहजा शोर को चीरता हुआ। मैं रानी हूँ, मेरे लिए निर्णय लेना तुम्हारा काम नहीं है।
सांप लोगों पर उसका अधिकार निर्विवाद था और उसके जोरदार शब्दों ने कोलाहल को अचानक रोक दिया। जनजाति के सदस्यों के शांत होने के बाद मेडुसा ने एक बार फिर अपनी खूबसूरत आंखों को जियाओ मिंग की ओर घुमाया। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। मास्टर जियाओ मिंग, मुझे अभी जो हुआ उसके लिए खेद है, लेकिन स्वर्गीय ज्वाला उधार लेने के बारे में। मेडुसा ने संकोच से शुरू किया। आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? जियाओ मिंग ने उसे रोकते हुए बीच में कहा। सांप लोगों ने जियाओ मिंग और उसके साथियों के प्रति बहुत सम्मान दिखाया था क्योंकि उसने उनकी रानी को बचाया था, लगभग वैसे ही जैसे वे उनके अपने माता पिता थे। अगर कीमत काफ़ी अच्छी थी तो जियाओ मिंग उसे अपनी स्वर्गीय ज्वाला उधार देने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। इसे उधार देने का मतलब केवल थोड़ा डुक्यूई का उपभोग करना था। सवाल ने सांप लोगों को कुछ चिंतित कर दिया, लेकिन मेडुसा ने एक त्वरित नज़र से उन्हें चुप करा दिया। इनाम के लिए, मास्टर जियाओ मिंग, कृपया हमारे सांप लोगों के खजाने पर एक नज़र डालें, उसने कहा, यह अनिश्चित कि जियाओ मिंग क्या चाहता है। सांप लोगों का खजाना। आगे बढ़ो। मेडुसा ने सिर हिलाया और जियाओ मिंग और लड़कियों को दूर ले गई और सांप लोगों को पीछे छोड़ दिया। उनके चेहरे पर चिंता के भाव के साथ उन्हें जाते हुए देखा। मन ही मन आह भरते हुए यिनशे प्रथम एल्डर के पास गई और बोली, प्रथम एल्डर, क्या आप महारानी को मना सकते हैं? ये गुप्त तकनीक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल लापरवाही से किया जा सके। पिछली ज़्यादातर रानियां जिन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की, वे असफल रही हैं। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा नहीं है कि आप रानी के चरित्र को नहीं जानते। एक पल की चुप्पी के बाद प्रथम एल्डर, जो एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे पहले सलाह नहीं दी थी, ने आह भरी। ... जब सांप लोगों की जनजाति ने आह भरी तो जियाओ मिंग और अन्य लोग मेडुसा के पीछे सांप लोगों के खजाने में चले गए। सांप लोगों का खजाना शाही खजाने जैसा ही था, लेकिन इसमें कम वस्तुएं थीं, जिनमें बड़ी संख्या में सोने के सिक्के और कुछ हथियार और कवच शामिल थे। बेशक जियाओ मिंग को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मेडुसा को ये पता था, इसलिए वह उन्हें खजाने में और भी गहराई में ले गई। ये हमारे स्नैक पीपल का खजाना है। अगर मास्टर जियाओ मिंग को कुछ पसंद आता है तो आप उसे ले सकते हैं। मेडुसा ने जेड बॉक्स की पंक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा। जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और तुरंत एक जेड बॉक्स उठा लिया। अंदर एक लोजुवान डू तकनीक थी जिसे स्नैक सोल डिवोरिंग कहा जाता है। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और जेड बॉक्स को वापस शेल्फ पर रख दिया। तभी जी यान पास आए। उसकी जिज्ञासु अभिव्यक्ति ने जियाओ मिंग की दिलचस्पी जगा दी। क्या तुम भी कुछ चुनना चाहती हो, जी यान? उसने पूछा। खजाने की खोज के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करके मुझे दिखाओ कि इस खजाने में कौन सी मूल्यवान चीज़ें हैं। ये तुम्हारी बहन मेडुसा की भी मदद करेगा। मैं बस इसी तरह जियान को जियाओ मिंग ने भर्ती कर लिया। दरअसल जियाओ मिंग में भी खजाने की खोज करने की प्रतिभा थी, लेकिन वह जियान को खोज करने देना पसंद करता था। थोड़ी खोज के बाद जियान 3 जेड बक्से और एक हरे पत्थर के साथ लौटा। जियाओ मिंग, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे मिलीं, जियान ने कहा और उसे चीज़ें सौंपने के लिए दबे पांव चला गया। जियाओ मिंग ने सामान लिया और उनका संक्षिप्त निरीक्षण किया। उसने पाया कि तीनों जेड बॉक्स में शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटियां थीं, जो सभी 6ठी स्तरीय गोली के लिए मुख्य सामग्री थीं। अपनी भौहें ऊपर उठाए हुए उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार जियान को औषधीय जड़ी बूटियों का शौक था, इसलिए उसके लिए ऐसा परिणाम प्राप्त करना बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। उसने अपनी नज़र जेड बॉक्स से हटाकर साधारण दिखने वाले हरे पत्थर पर घुमाई। पहली नज़र में पत्थर एक साधारण पत्थर से अलग नहीं था। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर कोई देख सकता था कि पत्थर अजीब पैटर्न से ढका हुआ था। इसके अलावा पत्थर की सतह थोड़ी पारदर्शी थी और अगर इसे तेज रोशनी वाली जगह पर रखा जाए तो कोई अंदर से कुछ चिपचिपा तरल बहता हुआ देख सकता था। जैसे ही जियाओ मिंग के हाथ ने हरे पत्थर को छुआ, उसे एक ठंडी और ताजगी भरी सनसनी महसूस हुई। उसने धीरे से पत्थर को हिलाया और अंदर से तरल के बहने की एक हल्की आवाज़ सुनी जा सकती थी। सावधानीपूर्वक जांच के बाद जियाओ मिंग ने भावुक होकर कहा, स्वर्गीय सुन्न जेड सार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके सांप कबीले के पास इतनी अच्छी चीज़ होगी। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो यह इतना परेशानी भरा नहीं होता। स्वर्गीय सुन्न जेड सार का मूल्य पहले प्राप्त रक्त सार दानव फल से कम नहीं था, इसलिए जियाओ मिंग ने यह टिप्पणी की। मेडुसा ने यह सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। स्वर्गीय सुन्न जेड सार क्या है? जियाओ मिंग उसके सवाल से हैरान रह गई और फिर जियान की ओर देखने लगी। आपको ये कहाँ मिला? ये सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियों की शेल्फ को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पत्थर था। मुझे लगा कि यह असामान्य लग रहा है, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऐसा प्रतीत हुआ कि सांप लोग जनजाति इस वस्तु के मूल्य से अनजान थी। वास्तव में बिना पूर्व ज्ञान के इसके मूल्य को पहचानना आसान नहीं था। उनके लिए इसे पैड के रूप में उपयोग करना सामान्य लग रहा था। मास्टर जियाओ मिंग, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मेडुसा ने जियाओ मिंग की ओर उत्सुक भाव से देखते हुए पूछा।
वह नहीं जानती थी कि यह स्वर्गीय सुन्न ज़ैद सार क्या है, लेकिन वह बता सकती थी कि जियाओमिंग इससे प्रसन्न था। ये बुरा नहीं है, जियोमिंग ने जवाब दिया और आइटम को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। बुरा नहीं, उसने जैकपॉट मारा। स्वर्गीय सुन्न ज़ैद सार कई उच्च स्तरीय कीमिया गोलियों के लिए एक प्राथमिक सामग्री थी। चाहे उसने इसे खुद इस्तेमाल किया हो या इसका व्यापार किया हो, इसका बहुत मूल्य था। फिर स्वर्गीय लॉ का मामला। मेडुसा की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। जैसा आप चाहें, लेकिन कृपया जितनी जल्दी हो सके तैयारी करें। मैं बहुत लंबे समय तक सांप लोगों की जनजाति में नहीं रहूंगी। जियोमिंग ने उत्तर दिया। समझ गया, तो हम आज रात ही ऐसा करेंगे। ... मेडुसा का गुप्त कमरा एक खुली हवा वाली गुफा में स्थित था। ये गोलाकार और विशाल था, जिसमें रेत, कीचड़ और गंदगी को बड़े करीने से साफ किया गया था। गुफा के केंद्र में एक पत्थर का मंच था और उस पर एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे के सामने खड़े थे। जियोमिंग की नज़र बाहर की चांदनी पर टिकी रही और फिर मेडुसा की ओर मुड़ी। उसने वही शानदार और महंगा बैंगनी ब्रोकेड पहना हुआ था जिसे उसने पहली बार मिलने पर उसे पहने देखा था। कपड़े ने उसके सुंदर शरीर को लपेटा हुआ था, उसके कामुक शरीर को उभारा और एक आकर्षक आकर्षण बिखेरा। उसकी हल्की सुनहरी आंखें मोहक थीं और हर उस आदमी की निगाहों को मोहित कर रही थीं जो उसे देखता था। बैंगनी ब्रोकेड के नीचे एक बैंगनी सांप की पूंछ आलस से हिल रही थी, जो एक जंगली और विदेशी रूप दे रही थी आकर्षण। क्या तुम तैयार हो? जियाओमिंग ने पूछा। मेडुसा ने हल्के से सांस ली, आसमान की ओर देखते हुए। उसके मोहक चेहरे पर एक दुर्लभ हिचकिचाहट चमक उठी, लेकिन यह एक पल में दृढ़ संकल्प में बदल गई। फिर उसने अपनी सांप की पूंछ को घुमाया और धीरे धीरे अपने उग्र शरीर को ऊपर उठाया। मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं, उसने कहा। जियाओमिंग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने हाथ से इशारा किया और अचानक हरे रंग की लपटें फूट पड़ीं, जो तेजी से आकार में बढ़ती गईं और पलक झपकते ही एक भयंकर आग बन गईं। इस ज्वलंत हरे रंग की लपट के नीचे आसपास का स्थान विकृत होने लगा और जमीन फटने लगी। कुछ विचार के लिए जियाओमिंग ने इस बार वाइट ग्लेज्ड हॉट फ्लेम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का इस्तेमाल किया। अपने आसपास की चिलचिलाती गर्मी को अनदेखा करते हुए रानी मेडुसा ने अपने लाल होठों को काटा और अपने सामने जियाओमिंग को देखा। तुम्हें ये सस्ते में मिल गया। उसके जैद हाथ ने धीरे धीरे उसके ब्रोकेड बागे के बटन खोले, जिससे एक संपूर्ण जैद शरीर दिखाई दिया जो एक दिव्य कृति की तरह लग रहा था। चमकदार चांदनी में उसके सफ़ेद कामुक वक्र एक अनूठा आकर्षण उत्सर्जित कर रहे थे। उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक आकर्षण था जो एक परी की याद दिलाता था। उसकी पतली गोरी गर्दन एक सुंदर वक्रता दिखा रही थी। नीचे देखने पर उसके बड़े सुडौल स्तन गोल और कोमल दिखाई दिए। शायद चिलचिलाती गर्मी के कारण उसकी गर्दन से एक क्रिस्टल सा साफ बूंद निकली, जो लुढ़क कर उसके एक भरे हुए स्तन पर से गुजरी और गिरने से पहले एक आकर्षक चाप बना रही थी। उसकी पतली कमर के नीचे एक जंगली बैंगनी सांप की पूंछ थी, जो एक आकर्षक आकर्षण के साथ थोड़ा हिल रही थी। मेडुसा की अचानक हरकत ने जियाओमिंग की आंखें चौड़ी कर दीं और उसके शरीर ने अजीब तरह से प्रतिक्रिया की। उसने जल्दी से नजरें हटा लीं और चुपचाप अपने दिल में आह भरी। अफवाह है कि सांप लोगों की जाति की मेडुसा एक तरह के आकर्षण के साथ पैदा हुई है। पुरुषों के लिए यह आकर्षण सबसे तीव्र कामोद्दीपक की तरह है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आकर्षण इतना मजबूत होगा, यहाँ तक कि मुझे खुद को नियंत्रित करने में थोड़ी कठिनाई होती है। अपने बैंगनी ब्रोकेड के लबादे को जमीन पर गिरने देते हुए रानी मेडुसा ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी खूबसूरत आंखें हवा में हरे रंग की लौ पर टिकी हुई थीं। उसने अपने लाल होठों को काटा और धीरे से बोली, डू एंसेस्टर पावरहाउस के उभरने के साथ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और भी अस्थिर होता जा रहा है। अगर मैं डू एंसेस्टर तक नहीं पहुंचती तो मैं अपने कबीले की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। मुझे इस बार सफल होना ही होगा। जैसे ही उसने बात की, रानी मेडुसा ने अपने बालों को बांधने वाले बैंगनी रिबन को खूबसूरती से खोल दिया, जिससे उसके लाल बाल उसकी पीठ से नीचे झरते हुए उसकी पतली कमर तक पहुंच गए। सिर को हल्के से हिलाने पर उसके बाल हवा में लहराने लगे, जिससे वह और भी आकर्षक हो गई। अपने हाथों को थोड़ा सा आपस में जोड़कर और अपनी खूबसूरत आंखों को बंद करके रानी मेडुसा के जैद हाथ लगातार अजीबोगरीब हाथों के निशानों में बदल रहे थे। जैसे जैसे उसके हाथों के निशान बदलते गए, गुफा में ऊर्जा का उतार चढ़ाव और भी तीव्र होता गया और अंत में गुफा में एक विशाल ऊर्जा भंवर बन गया, जो एक समृद्ध चमक से ढका हुआ था, जो उसे घेरे हुए था। इस बदलाव को देखकर जियाओमिंग का दिल कुछ हैरान हुआ। इस सांप लोगों की जनजाति की गुप्त तकनीक काफी दिलचस्प है। मेडुसा के चारों ओर की रोशनी में उतार चढ़ाव आया और एक पल के बाद एक दहाड़ जो शेर और बाघ दोनों की तरह थी, अंदर से जोर से गूंज उठी। कुछ ही समय बाद चकाचौंध करने वाली रोशनी तेज हो गई और फिर अचानक गायब हो गई, जिससे हवा में 33 मीटर लंबा बैंगनी विशाल सांप मंडराता हुआ दिखाई दिया। बैंगनी विशाल सांप अपनी उपस्थिति में सुरुचिपूर्ण सुंदरता के संकेत के साथ प्रभावशाली था।
इसकी पीली बैंगनी पुतलियां शांति और अलगाव की भावना को विकीर्ण करती थीं। जियोमिंग ने इस तरह के बैंगनी विशाल सांप को शांत बैंगनी ज्वाला सर्प नामक एक जादुई जानवर के रूप में पहचाना। ऐसा कहा जाता था कि इस तरह के सांप के खून में प्राचीन विदेशी जानवर 7 रंगीन स्वर्ग निगलने वाले अजगर का एक निशान था। यदि अवसर पर्याप्त था तो इस तरह का शांत बैंगनी ज्वाला सर्प बेहोश रक्त रेखा को सक्रिय कर सकता था और अपने प्राचीन पूर्वज में विकसित हो सकता था। ये स्पष्ट नहीं था कि मेडुसा 7 रंगीन स्वर्ग निगलने वाले अजगर की रक्त रेखा को सफलतापूर्वक जगा सकती है या नहीं, जैसा कि उसने मूल कहानी में किया था। जैसा कि जियोमिंग ने सोचा, विशाल बैंगनी सांप ने कम तीखी फुफकारने वाली आवाज के साथ हरे रंग की लपटों में सिर के बल गिरने से पहले आकाश में कई बार चक्कर लगाया। बिना किसी हिचकिचाहट के मेडुसा हरे रंग की लपटों में उग्र रूप से भाग गई। जिस क्षण बैंगनी सांप स्वर्गीय ज्वाला में प्रवेश किया, रानी मेडुसा ने एक तीखी चीख निकाली जिसने किसी के सिर को झकझोर कर रख दिया। स्वर्गीय ज्वाला के भीतर से मेडुसा की तीखी चीख सुनकर जियाओमिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। हवा में विशाल बैंगनी सांप अपने विशाल शरीर को हरी लपटों के भीतर बेतहाशा घुमा रहा था। जियाओमिंग की दृष्टि की सीमा के भीतर वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि स्वर्गीय ज्वाला में प्रवेश करने के बाद बैंगनी सांप के शरीर पर तराजू तेजी से मुड़ रहे थे और अंततः जलकर काले हो गए और असहाय रूप से सांप के शरीर से नीचे गिर रहे थे। तराजू गिरने के बाद गहरा लाल रक्त बह निकला, लेकिन जिस क्षण ये दिखाई दिया वह स्वर्गीय ज्वाला के भयानक तापमान से जलकर नष्ट हो गया, जिससे सांप के शरीर पर खून के रंग के निशान बन गए। चीख चीख। पत्थर के मंच पर खड़े होकर जियाओमिंग स्वर्गीय ज्वाला से निकलने वाली चीख की आवाज भी सुन सकता था। तेजी से खून बहने के कारण बैंगनी सांप का विशाल शरीर एक दृश्यमान गति से सिकुड़ रहा था। रानी मेडुसा को जो तीव्र दर्द सहना पड़ रहा था उसकी कल्पना करना कठिन था। यह मेडुसा अपने प्रति काफी निर्दयी है, जियाओमिंग ने आह भरी, ये देखते हुए कि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की ऊर्जा तेजी से भस्म हो रही थी। उसने अपने शरीर से डुक्यू को जल्दी से हवा में निकाल दिया ताकि वह जलती रहे। अध्याय 274 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर। रानी मेडुसा द्वारा बनाया गया शोर भारी था और उसकी तीखी चीखें पूरी भूमिगत गुफा में गूंज रही थीं। अनेक सर्प लोग उत्तेजित थे, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे क्योंकि वे हंगामे के स्रोत की ओर देख रहे थे। उनमें से कुछ ने उस गुप्त कमरे में भागने का प्रयास किया जहां मेडुसा विकसित हो रही थी, लेकिन उसके निजी रक्षकों ने उन्हें रोक दिया और वे केवल बाहर खड़े रह सकते थे, चिंतित महसूस कर रहे थे और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुप्त कमरे के बाहर सर्प लोग कमांडर और बुजुर्ग मुट्ठी बांधे हुए हाथों और चिंतित भावों के साथ मेडुसा की चीखें सुन रहे थे। विकास शुरू हो गया है, अब हम केवल अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते हैं, बुजुर्गों में से एक ने अपने सामूहिक विचारों को व्यक्त करते हुए कहा। मुझे आशा है कि महारानी सफल होंगी, एक और ने आह भरते हुए कहा। यहाँ तक कि जियान के हमेशा खुश रहने वाले चेहरे पर भी एक गंभीर भाव आ गया था क्योंकि उसे भी स्थिति की गंभीरता का एहसास था। हालांकि जियाओ यी जियान अप्रभावित रही क्योंकि उसका मेडुसा से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। खुली गुफा के अंदर जियाओमिंग पहले ही किनारे पर वापस आ चुका था। वह पत्थर का मंच जहां वह मूल रूप से खड़ा था कम से कम 1 दर्जन मीटर गहरे एक काले छेद में बदल गया था जिसमें सभी दिशाओं में मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल रही थीं। मेडुसा के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा कोई छोटी मात्रा नहीं थी, इसलिए जियाओमिंग ने समय समय पर ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम में बड़ी मात्रा में डुक्यूई डालने में संकोच नहीं किया। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम, जिसे पर्याप्त डुक्यूई आपूर्ति मिली थी, ने एक भयानक उच्च तापमान उत्सर्जित किया जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। हरी लपटों के अंदर लगभग आधे घंटे की तीव्र चिल्लाहट के बाद रानी मेडुसा की तीखी चीखें धीरे धीरे कमजोर हो गईं। इस समय, शायद इसलिए कि उसकी ताकत खत्म हो गई थी, बैंगनी सांप का विशाल शरीर लगभग लड़खड़ाना बंद हो गया था। उसके एक बार चमकीले बैंगनी रंग के तराजू अब काले हो चुके थे और 30 मीटर लंबा शरीर घटकर मात्र 2 या 3 मीटर रह गया था। यह एक भयानक दृश्य था और यह अनुमान लगाना असंभव था कि स्वर्गीय ज्वाला ने कितनी हड्डियां और कितना खून भस्म कर दिया था। जैसे जैसे रानी मेडुसा की चीखों की गूंज फीकी पड़ती गई, सभी सांप लोग एक साथ खड़े हो गए, किसी चमत्कार की उम्मीद में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, निराशा की भावना घर करने लगी। अचानक गुफा में एक शोकपूर्ण चीख गूंजी जिसने पूरे क्षेत्र पर एक उदास छाया डाल दी। क्या महारानी असफल हो गईं? यूमेई ने एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ पूछा क्योंकि उसने गुप्त कमरे में कोई हलचल नहीं देखी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसपास के सांप लोगों ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। मास्टर जियाओमिंग अभी तक बाहर नहीं आई है, इसलिए वह असफल नहीं हुई है। इंतजार करते रहो। स्नैक पीपल्स फर्स्ट एल्डर ने आखिरकार बात की। स्नैक पीपल्स फर्स्ट एल्डर द्वारा उल्लिखित जियाओमिंग मेडुसा को करीब से देख रहा था, उसकी हालत का आकलन कर रहा था। हरी लपटों में रानी मेडुसा निश्चल लेटी हुई थी, जिससे उसके शरीर पर ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम लगातार जल रही थी।
उसके शरीर से धीरे धीरे जलने की हल्की गंध आ रही थी, लेकिन जियाओ मिंग को उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं मिले। असफल। थोड़ी देर तक भौहें सिकुड़कर देखने के बाद जियाओ मिंग ने अचानक अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा, जो अचानक बहुत गहरा और थोड़ा शांत हो गया था। यह मेडुसा काफी भाग्यशाली है। गुप्त कमरे के बाहर जियान उत्सुकता से इंतजार कर रही थी, उसकी आंखें आंसू से भर गई थीं। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा फूट पड़ी। अचानक जियाओ यी जियान की ठंडी आवाज गूंजी और उसकी आंखें दीवारों को भेदने में सक्षम लग रही थीं, क्योंकि वह आसमान की ओर देख रही थी। बाहर मूलतः चमकीली चांदनी अत्यंत मंद हो गई तथा अज्ञात कारणों से बादलों ने धीरे धीरे पूरे आकाश को ढक लिया। धमाका। बादलों में अचानक गरजने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी और चांदी के सांपों की तरह चांदी की बिजली चमकने लगी। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज ने सभी को चौंका दिया, जिससे वे सभी भ्रमित हो गए। सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाले पहले एल्डर थे, उनकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। क्या वह सफल हुई? स्नैक पीपुल्स के रिकॉर्ड के अनुसार एक ऐसी जाति जिसकी रक्तरेखा काफ़ी अच्छी हो और जिसका विकास सफल हो, वह स्वर्गीय गड़गड़ाहट को आकर्षित करेगी। वर्तमान दृश्य इस विवरण के लिए बिल्कुल सही है। जैसे ही पहले एल्डर ने बोलना समाप्त किया, आकाश में एक गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसके बाद बादलों से एक विशाल चांदी की बिजली चमकी। बिजली ने दुनिया को रोशन कर दिया। बैंगनी प्रकाश स्क्रीन पर गिरने से पहले जमीन पर गिर गई। स्क्रीन के भीतर की हरी लपटें भी बिजली से टकराईं, जिससे प्रकाश की एक शानदार चमक पैदा हुई। गरजने वाला बादल एक झटके में आया और चला गया, और काले बादल तेजी से छंट गए। एक बार फिर से गुप्त कमरे में चमकीली चांदनी छा गई। हालांकि बैंगनी विशाल सांप से एक हल्की हरी धुंध रिसने लगी, जिससे जियाओ मिंग की दृष्टि धुंधली हो गई। हरी धुंध प्रकाश और स्वर्गीय ज्वाला के बीच टकराव का परिणाम है। इसे आत्मा शक्ति द्वारा भेदा नहीं जा सकता है, और अंदर की स्थिति पूरी तरह से अलग थलग हो गई है। अगर मुझे और जानना है तो मुझे अंदर जाना होगा। जियाओ मिंग ने अपनी आत्मा की धारणा के साथ प्रकाश स्क्रीन को स्कैन करने के बाद निष्कर्ष निकाला। इस समय उसका शरीर डू क्यूई की एक मोटी परत से ढका हुआ था। उस पर वज्रपात का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो मेडुसा के करीब खड़ा था। नतीजतन पूरा गुप्त कमरा 20 मीटर से अधिक गहरा हो गया। जैसे ही जियाओ मिंग उस कमरे के केंद्र के करीब गया, जहां उसे याद था कि मेडुसा थी, ग्रीन कोर लोड्स फ्लेम जिसे उसने पहले छोड़ा था, फिर से प्रकट हुई। हालांकि लपटें मुट्ठी के आकार की हो गई थीं और हवा में तैर रही थीं, लगातार आकार बदल रही थीं। जियाओ मिंग महसूस कर सकता था कि उसने जो क्यूई डाली थी वह लगभग समाप्त हो गई थी। अपने दाहिने हाथ की एक लहर से उसने ग्रीन कोर लोड्स फ्लेम को इकट्ठा किया और जमीन की ओर देखा। वहां काले कोयले में लिपटा एक विशालकाय सांप चुपचाप लेटा था। उसका शरीर ठंडा और बेजान था। इससे पहले कि जियाओ मिंग कुछ कर पाता, अचानक हल्की सी चटकने की आवाज आई। जियाओ मिंग की निगाह में सांप के शरीर की काली हो चुकी त्वचा धीरे धीरे छिलने लगी। छिलने की प्रक्रिया धीरे धीरे तेज होती गई और अंत में सांप के शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकलने वाला लगा। धमाका। अचानक सांप का शरीर जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसके जेट काले रंग के शल्क सभी दिशाओं में उड़ गए, जिससे शरीर चूर्ण में बदल गया। जैसे ही सांप का शरीर चूर्ण में बदल गया, एक विशाल और भयानक आभा फूट पड़ी, जिसने तेजी से पूरे क्षेत्र को घेर लिया। क्या महारानी सफल हुई? एक जानी पहचानी ऊर्जा महसूस करते हुए अनगिनत सांप लोग एक दूसरे को देखने लगे और फिर खुशी से झूम उठे, और खुशी की धरती हिला देने वाली चीखों की आवाज बादलों में गूंज उठी। हालांकि सिर्फ 10 सेकंड में जो ऊर्जा फूटी थी वह ज्वार की तरह फैल गई। जैसे ही ऊर्जा समाप्त हुई, सांप लोगों की जयकार भी अचानक बंद हो गई। उन सभी के चेहरे पर चिंता और सदमे की भावना थी। सांप की लाश के फटने से काली धूल का एक बादल उठा, जो बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे गिर रहा था। एक पल में धुंध से एक इंद्रधनुषी रोशनी फूट पड़ी, जो अंतरिक्ष की बाधाओं को भेदती हुई इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि लोगों को चौंका दिया। जियाओ मिंग इंद्रधनुषी रोशनी की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था, लेकिन उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। उसने रोशनी को हवा के टूटने की तेज आवाज के साथ अपने पास से गुजरने दिया। जैसे ही इंद्रधनुषी रोशनी जियाओ मिंग की ओर तेज गति से बढ़ी, वह अचानक उससे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गई। इसकी गति और स्थिरता इतनी अच्छी तरह से मिश्रित थी कि किसी भी तरह की विकृति का एहसास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि रोशनी एक पूरी तरह से गोलाकार में बदल गई थी, जो एक शांत स्थिरता के साथ हवा में लटकी हुई थी, जो इसकी पहले की उन्मत्त गति को जुठला रही थी। इंद्रधनुषी रोशनी जियाओ मिंग से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रुकी, जिससे एक छोटा सा सांप दिखाई दिया जो केवल 20 सेंटीमीटर लंबा था। इसका शरीर छोटे छोटे 7 रंगों के तराजू से ढका हुआ था, और इसकी पीली बैंगनी सांप की पुतलियों से एक अजीब सा एहसास हो रहा था। इसके शरीर के चारों ओर एक अनोखी और ताज़ा खुशबू फैल रही थी। हालांकि ये दिखने में छोटा और नाजुक था, लेकिन इसमें शान और कुलीनता थी जो कई लोगों को सांपों के प्रति अपने डर और घृणा को भूल जाने पर मजबूर कर देती थी।
हालांकि छोटे सांप के शरीर पर बहुत ज्यादा तीखे हमले वाले अंग नहीं थे, लेकिन इसमें एक भयानक शक्ति थी जिसे डू सम्राट के शक्तिशाली लोग भी कम करके आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। छोटा सांप जियाओमिंग के सामने तैर रहा था और इसकी पीली बैंगनी आंखों में हत्या के इरादे के कोई संकेत नहीं थे, बल्कि पवित्रता और स्वच्छता थी। 7 रंगों वाले सांप ने अपनी पूंछ को थोड़ा हिलाया, अपनी बड़ी पीली बैंगनी आंखों से जियाओमिंग को देखा और सावधानी से थोड़ा आगे बढ़ गया। जब उसने देखा कि जियाओमिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो उसने अपनी पूंछ हिलाई और एक बार घूमकर जियाओमिंग के कंधे पर फिसल गया। उसने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया और उसकी पीली बैंगनी आंखें जियाओमिंग को थोड़ी दया से देखने लगीं। उस दौरान उसने अपने छोटे से सिर का इस्तेमाल जियाओमिंग के गाल पर हल्के से थपथपाने के लिए भी किया। 7 रंगों का शरीर, पुतलियां थोड़ी बैंगनी, सुगंधित आभा उत्सर्जित करती हुई, स्वर्ग तक पहुंचने में सक्षम एक शक्ति। हे, ये वास्तव में 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर है, जियाओमिंग ने कहा और अपनी उंगली बढ़ाकर छोटे जीव के सिर को हल्के से सहलाया। 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर जियाओमिंग के हाथ से छूने का आनंद ले रहा था। एक पल के बाद छोटे सांप ने अचानक अपनी क्रिस्टल क्लियर आंखें उठाईं और जियाओमिंग की ओर कुछ नर्म फुफकारने वाली आवाजें निकालीं। कोमल स्वर, ऐसा लग रहा था जैसे वह छेड़खानी कर रहा हो। छोटे 7 रंग के सांप के व्यवहार को देखकर जियाओमिंग के होठों पर मुस्कान आ गई। ये छोटी लड़की बहुत प्यारी है, उसने कहा और अपना हाथ घुमाया, जिससे बैंगनी तरल से भरी एक छोटी जेड बोतल सामने आई। इसे प्राप्त करने के बाद से जियाओमिंग ने शायद ही कभी एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस का उपयोग किया था। इसके बजाय उसने इसे केवल एक संग्रह वस्तु के रूप में रखा। जैसे ही जेड की बोतल दिखाई दी, हवा में कुंडलित छोटा सा सांप तुरंत जियाओमिंग की हथेली में प्रकट हुआ, जैसे कि वह टेलीपोर्ट हो गया हो। फिर उसने अपना छोटा सा सिर बोतल में डाला और लालच से अपनी जीभ से उसे चाटा, जिससे अंदर मौजूद एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस की मात्रा लगभग 5वें हिस्से तक कम हो गई। ये केवल एक संग्रहणीय वस्तु थी, इसलिए जियाओमिंग को कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने उसमें से कुछ खा लिया। छोटे सांप ने इसे खाने में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं हुआ और कुछ चाटने के बाद उसने अपना सिर वापस ले लिया। उसकी क्रिस्टल क्लियर सांप की आंखों में उत्साह और संतुष्टि देखी जा सकती थी। शायद एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस को अवशोषित करने के कारण छोटे 7 रंगों वाले सांप का जियाओमिंग के प्रति स्नेह और भी मजबूत हो गया, क्योंकि वह उसकी आंखों में झांक रहा था। छोटे सांप के सिर को एक और थपथपाने के बाद जियाओमिंग ने उसे लिया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। रंबल, विकास स्थल की ओर जाने वाला पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुला और जियाओमिंग की आकृति सभी की नजरों में आ गई। जियान सबसे पहले उसकी तरफ भागा, अपने पीछे देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसे सिर्फ एक खाली जगह दिखाई दी। जियाओमिंग, सिस्टर मेडुसा कहाँ है? जियान ने उत्सुकता से पलकें झपकाते हुए पूछा। जियाओमिंग के जवाब देने से पहले सांप लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। रुको, मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। यहाँ, यह मेडुसा है, जियाओमिंग ने पहले से ही कहा और फिर अपने कंधे से 7 रंगीन स्वर्ग निगलने वाले अजगर को उतार लिया। जैसे ही सभी ने जियाओमिंग के हाथ में रंगीन छोटे सांप को देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। यह महारानी है। महारानी इतनी छोटी कैसे हो गईं? यूमेई ने आश्चर्य से पूछा, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। अभिलेखों के अनुसार ऐसी स्थिति का घटित होना सचमुच संभव है, सर्प जनजाति के बुजुर्ग जो अधिक ज्ञान रखते थे ने सभी को समझाया। बहुत प्यारा। जियान ने जियाओमिंग के हाथ में 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने ध्यान से उसे जियाओमिंग के हाथ से लिया और बारीकी से उसकी जांच की। शायद मेडुसा की आत्मा के प्रभाव के कारण या शायद किसी और कारण से 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को जियान की हरकतों से कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बजाय ऐसा लगा कि उसने उसके स्पर्श को सहजता से स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने देखा कि आरामदायक दिखने वाला 7 रंगों वाला सांप संतोष में अपनी आंखें बंद कर रहा है, तो सांप लोगों के चेहरों पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। उसका व्यक्तित्व महारानी की तरह नहीं लगता। क्या कुछ गड़बड़ है? उनमें से एक ने पूछा। जियान ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जियाओमिंग से पूछा, क्या बहन मेडुसा सफल हो गई है? वह मानव रूप में क्यों नहीं बदल सकती और हमसे बात क्यों नहीं कर सकती? फिलहाल ये 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा है जो उसके शरीर पर हावी है, मेडुसा की आत्मा नहीं। विकास प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है और मेडुसा की आत्मा गहरी नींद में चली गई है। मेडुसा के पास 2 आत्माएं क्यों हैं? ये सांप लोगों की गुप्त तकनीक के कारण है, जियाओमिंग ने समझाया। जियान को एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने के बाद जियाओमिंग ने कहा, ठीक है जियान, रानी मेडुसा को एल्डर को सौंप दो। ये सुनकर सांप लोगों के एल्डर ने एक उम्मीद भरी नज़र दिखाई और जियान के हाथ में 7 रंग के सांप को देखने के लिए मुड़े। जियान की अभिव्यक्ति अनिच्छुक थी क्योंकि उसने छोटे रंगीन सांप को सहलाया। ये छोटा सा सांप इतना प्यारा था, इतना प्यारा कि उसे जाने नहीं दिया जा सकता था।
थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद जियान ने धीरे से 7 रंग के स्वर्ग निगलने वाले अजगर को एल्डर के इंतजार कर रहे हाथों में सौंप दिया। लेकिन जैसे ही वह उसे सौंप रही थी, 7 रंग के स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने अपनी पूंछ को झटका दिया और बिजली की तरह अंतरिक्ष में सरक गया, फिर जियाओ मिंग के कंधे पर उतरा। मास्टर जियाओ मिंग, ये। एल्डर का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उम्मा, शायद इस छोटी बच्ची ने मुझे सबसे पहले देखा हो, एक नवजात शिशु की तरह, इसलिए ये कुछ हद तक मुझ पर निर्भर है, जियाओ मिंग ने कहा। लेकिन अब हम क्या करें? सांप लोग थोड़े असहाय थे क्योंकि उन्होंने छोटे सांप को जियाओ मिंग के कंधे के चारों ओर लिपटा हुआ देखा। उन्होंने बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 275 आगे। इस छोटी लड़की में अग्नि गुण है। क्या आपके पास कोई प्राकृतिक खजाना है जिसमें अग्नि ऊर्जा हो? शायद हम उसे लुभाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें, जियो मिंग ने सुझाव दिया। सांप लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और निराशा में सिर हिलाया। उनमें से ज्यादातर यिन संविधान के थे और उन्होंने अग्नि गुणों वाले किसी भी प्राकृतिक खजाने को इकट्ठा नहीं किया था। पहला बुजुर्ग जनजाति के 8 कमांडरों में से एक यानसी की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आपके यान सांप जनजाति में उनमें से कोई खजाना है? यानसी ने खेद के साथ जवाब दिया, हमारे पास कुछ था, लेकिन चू यून साम्राज्य के साथ लड़ाई में हमारा यान सांप जनजाति सबसे आगे था और वे खजाने नष्ट हो गए। यानसी की प्रतिक्रिया सुनकर अन्य सांप लोगों के चेहरे उतर गए। स्थिति निराशाजनक लग रही थी। हालांकि उनकी निराशा कुछ समय के लिए ही रही क्योंकि 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर, जो पहले एमेथिस्ट लान बर्थेसिंस का कुछ हिस्सा सोख चुका था, अपना सिर हिलाकर जियाओ मिंग की गर्दन पर सो गया। ये देखकर जियाओ मिंग ने उसे सावधानी से उठाया और प्रथम एल्डर को सौंप दिया। प्रथम एल्डर ने उसे सावधानी से लिया और फिर यूमेई को दे दिया। यूमेई, महारानी को नीचे ले जाओ और उन्हें बिठाओ। मुझे मास्टर जियाओ मिंग से कुछ सलाह लेनी है। आप में से बाकी लोग जा सकते हैं, प्रथम एल्डर ने निर्देश दिया। हाँ, चून की रानी सफलतापूर्वक विकसित हो चुकी थी, इसलिए उन्हें अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सांप लोग एक एक करके चले गए। आखिरकार केवल जियाओ मिंग और उसका समूह सांप लोग प्रथम एल्डर के साथ ही बचे। प्रथम एल्डर, यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया पूछने में संकोच न करें, जियाओ मिंग ने उस बूढ़ी महिला को संबोधित करते हुए कहा जो उसके सामने बोलने में झिझक रही थी। सच में, ये बूढ़ी औरत बस ये जानना चाहती है कि महारानी की मौजूदा हालत कब तक रहेगी। सर्प लोग प्रथम बुजुर्ग ने आह भरी, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अधिकांश सर्प लोग अभी रानी के सफल विकास की खुशी में डूबे हुए थे और उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनकी हालत कुछ असामान्य लग रही थी। यहाँ तक कि अगर किसी ने कुछ गड़बड़ देखी भी तो उन्होंने जल्दी से उसे दरकिनार कर दिया। आखिरकार सांप लोगों के लिए 2 आत्माएं होना सामान्य बात थी, जिनमें से एक को गुप्त तरीकों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से जोड़ा गया था। उनके विचार में एक बार महारानी के जागने के बाद यह आत्मा पहले की तरह गायब हो जाएगी, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सांप लोगों के पहले बुजुर्ग ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीव्रता से महसूस किया था कि कुछ गड़बड़ है। आपके सांप लोगों के कबीले के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? जियाओ मिंग ने पहले बुजुर्ग के सवाल पर आश्चर्यचकित होकर पूछा। ईमानदारी से कहूं तो हमारे रिकॉर्ड अधूरे हैं और यह स्थिति भी अपनी तरह की पहली है जिसका हमने कभी सामना किया है, पहले बुजुर्ग ने जवाब दिया, उसका स्वर निराशा से भरा हुआ था। मैं समझ गया। जियाओ मिंग ने समझ में सिर हिलाया और आगे कहा, बाहरी हस्तक्षेप के बिना ये स्थिति कम से कम 10 साल तक चलेगी। मेडुसा को अपने शरीर को लंबे समय तक पूरी तरह से नियंत्रित करने में लगभग 10 साल लगेंगे। 10 साल, ये सुनकर पहले बुजुर्ग ने खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोका। अपने गुस्से को महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और माफ़ी मांगी। मुझे खेद है, ये बूढ़ी औरत थी जिसने अपना संयम खो दिया था। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या आपने जो कहा वह सच है, मास्टर जियाओ मिंग? मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 10 साल थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है न? प्रथम एल्डर ने पूछा। अतिशयोक्तिपूर्ण? जियाओ मिंग हंसे बिना नहीं रह सका। ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। इस विकासवादी प्रक्रिया में केवल मेडुसा को ही लाभ नहीं हुआ, 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा, जो पहले शांत बैंगनी ज्वाला सर्प था, ने भी काफी सुधार प्राप्त किया। आत्मा ने महत्वपूर्ण प्रगति की थी और अब मेडुसा के नियंत्रण में नहीं थी। बेशक तुलना में मेडुसा की आत्मा को निश्चित रूप से लाभ था, लेकिन उसके लिए 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की नवजात आत्मा को नियंत्रित करना और लंबे समय तक संघर्ष के बिना उसे अपनी आत्मा के साथ विलय करना अभी भी मुश्किल था। 10 साल भी शायद कम ही होंगे। जियाओ मिंग की व्याख्या सुनने के बाद प्रथम एल्डर के लिए अपने पुराने चेहरे पर कड़वाहट को छिपाना मुश्किल था। मास्टर जियाओ मिंग, क्या आप हमारी रानी की समस्या का समाधान जानते हैं? स्वाभाविक रूप से एक समाधान था और जियाओ मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, इसे छिपाया नहीं। आप एक 6ठे स्तरीय कीमियागर या उससे ऊपर के व्यक्ति को एक गोली को परिष्कृत करने के लिए पा सकते हैं जो उनकी आत्माओं को एक कर देगी।
ये सुनकर प्रथम एल्डर के पुराने चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। तो मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर जियाओ मिंग हमारी मदद कर सकते हैं। मैं काफ़ी समय से स्नैक पीपल जनजाति में हूँ और मैं कल जा रहा हूँ। मेरे पास गोली को परिष्कृत करने में आपकी मदद करने का समय नहीं है। इसके अलावा छठे स्तरीय गोली के लिए जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने में भी समय लगता है। इस बारे में फिर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियाओ मिंग ने निर्णायक रूप से मना कर दिया और जी यान और जियाओ ही जियान के साथ चली गई। प्रथम बुजुर्ग ने आह भरी, कोई बात नहीं, मास्टर जियाओ मिंग ने हमारी पहले ही काफ़ी मदद कर दी है और मांगना तो बस धक्का मुक्की होगी। गुफा की सुरंगों से गुजरते हुए जियान जियाओ मिंग का हाथ थामे हुए आगे बढ़ गया। जियाओ ही जियान जियाओ मिंग के बगल में चला गया, उसका दूसरा हाथ थामे हुए। जियाओ मिंग दोनों लड़कियों की हल्की खुशबू सूंघ सकता था और अचानक उसने अपने बगल में जियाओ ही जियान की आवाज़ सुनी। जियाओ मिंग, क्या हम वाकई कल अकादमी वापस जा रहे हैं? हाँ, हमें सेंट्रल प्लेन्स जाने से पहले अकादमी में किंग लिन को लेने की ज़रूरत है। सेंट्रल प्लेन्स? हाँ, सेंट्रल प्लेन्स पूरे महाद्वीप में सबसे समृद्ध जगह है। 7वें दर्जे के कीमियागर के रूप में मेरी स्थिति के साथ हम तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे और शायद हम वहाँ जियान का घर पा सकें। जियाओ मिंग ने जियान को नहीं बताया था कि वह एक प्राचीन शून्य ड्रैगन थी। आखिरकार जियो मिंग ने कभी उसका असली रूप नहीं देखा था और अगर उसने अचानक कहा कि वह एक प्राचीन शून्य ड्रैगन थी तो ये समझाना मुश्किल होगा। सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचने के बाद जियान स्वाभाविक रूप से प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के स्थान को समझ जाएगी और घर लौट आएगी। एक बार जब वह प्राचीन शून्य ड्रैगन के क्षेत्र में वापस आ जाएगी तो उसकी ताकत में तेजी से सुधार होगा। वह एक शक्तिशाली सहयोगी भी होगी। जियान, जो आगे चल रही थी, ने जियाओ मिंग का जिक्र सुना और तुरंत अपना सिर घुमाने से पहले एक पल के लिए रुक गई। यही, अगर हम उसे पा लेते हैं जियाओ मिंग, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जियाओ मिंग ने जियान की ओर देखा और पाया कि उसकी मुस्कान कुछ हद तक कठोर थी। जियान बचपन से ही भटक रही थी, इसलिए घर लौटना उसके दिल में एक गांठ भी हो सकती थी। जियान के सिर को सहलाते हुए जियाओ मिंग ने कहा, अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने ऐसा कहा, लेकिन अंदर ही अंदर जियाओ मिंग ने आह भरी। हालांकि जियान एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आई थी, लेकिन प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के पास कई मुद्दे थे जिनसे निपटने की जरूरत थी। जब वे वहां पहुंचे तो शायद वह उतनी बेफिक्र न हो पाती जितनी अब थी। अच्छा, इतना क्यों सोचना, चलो सेंट्रल प्लेन्स पहुंचने तक इंतजार करते हैं। अगली सुबह भोर में जियाओ मिंग और लड़कियों को स्नैक पीपल जनजाति के पहले एल्डर ने जियामा साम्राज्य की ओर रवाना किया। उनके जाने के कुछ समय बाद स्नैक पीपल जनजाति के इलाके में हंगामा मच गया। आधे घंटे बाद स्नैक पीपल के विशेषज्ञ एकत्र हुए और दूसरे एल्डर ने पूछा, हुआ शेख र महारानी कहाँ हैं? हमें वह नहीं मिली, हुआ शेख र ने असहाय होकर उत्तर दिया। नहीं मिली? गुफा इतनी बड़ी नहीं है और तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। क्या मैंने तुम्हें रानी की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए नहीं कहा था? तुम किस तरह के मेडुसा रॉयल गार्ड हो? दूसरे एल्डर ने डांटा। हुआ शेख र को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। हालांकि उसकी रानी जिस छोटे सांप में बदल गई थी वह हानिरहित लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में असली थी। अगर वह पलक झपकाती तो दूसरा पक्ष गायब हो जाता। वह क्या कर सकती थी? हालांकि ये वास्तव में उसका कर्तव्य का उल्लंघन था, इसलिए वह केवल झुककर कह सकती थी, मैं सज़ा स्वीकार करने को तैयार हूँ। इसे भूल जाओ, ये भी हमारी गलती है। पहले बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को दूर किया और कहा, चलो आधे घंटे तक और खोजते हैं। अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाते तो रहने दो। पहले बुजुर्ग ने कल 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की जियो मिंग पर निर्भरता के बारे में सोचा और उसकी आंखों में बेबसी की झलक दिखाई दी। अध्याय 276 अकादमी। 2 घंटे तक आसमान में उड़ने और जियामा साम्राज्य की सीमा के पास पहुंचने के बाद जियाओ मिंग अचानक हवा में रुक गया। जियान और जियाओ ही जियान भी रुक गए और उसके बगल में मंडराते रहे। क्या कुछ हुआ? जियाओ ही जियान ने अपने सुंदर चेहरे पर हैरान भाव के साथ पूछा। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और जिस दिशा से वे आए थे उसी दिशा में वापस देखा। एक पल में एक रंगीन रोशनी उनकी ओर बढ़ी और उसकी बांह के चारों ओर लिपट गई। जियाओ मिंग की बांह पर 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखकर जियान, जो पहले अनिश्चित था, सुखद आश्चर्यचकित हुआ। बहन मेडुसा, वह अब मेडुसा नहीं है, अन्यथा वह हमारे पीछे नहीं आती, जियाओ मिंग ने सुधार किया। जियान मुस्कुराए और उसे परवाह नहीं थी कि यह मेडुसा है या नहीं। उसने 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर, जो कल ही उसके बहुत करीब था, उसकी हथेली को चकमा दे गया। उसकी बुद्धिमान आंखें लालसा और कामुकता से भरी हुई थीं, क्योंकि वह जियाओ मिंग को घूर रहा था।
जियाओमिंग की प्रतिक्रिया की कमी को देखते हुए उसने अपना छोटा सिर जियाओमिंग के गाल पर रगड़ा और एक हल्की फुफकार मारी। तुम हमारे पीछे इसलिए आई क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी, है ना? जियाओमिंग ने पलक झपकाए और पूछा, कुछ अवाक। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद जियाओमिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एमेथिस्ट प्लान बर्थ एसेंस वाली एक जेड बोतल निकाली। जेड बोतल को देखते ही 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह जल्दी से बोतल के मुंह पर आया और लालच से उसमें से सामग्री चूसने लगा। थोड़ी देर बाद एमेथिस्ट प्लान बर्थ एसेंस का 20वां हिस्सा खा लिया गया और 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर अपना सिर उठाकर संतुष्ट कराहने लगा। इस बीच जी यान, जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, ने उसे पकड़ लिया। चूंकि वह भरा हुआ और संतुष्ट था, इसलिए छोटे सांप ने विरोध नहीं किया और जी यान को उसे पकड़ने दिया। तुम इसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? इसे सांप लोगों की जनजाति को लौटा दोगे? जियाओ यी जियान ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, जियाओ मिंग हिचकिचाया। वह यहाँ आने के लिए पहले ही उड़ान भरने के बाद 2 घंटे की उड़ान भरकर सांप लोगों की जनजाति में वापस जाने के लिए अनिच्छुक था। इसे वापस क्यों भेजा? क्या बहन मेडुसा का हमारे साथ जाना बेहतर नहीं होगा? जी यान ने अपने छोटे हाथ से सांप के शरीर को सहलाते हुए सुझाव दिया। इसके अलावा उन लोगों के पास खाना नहीं हो सकता है, और अगर वे उसे भूखा मार दे तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम उनके भूखा मारने से डरती हो, तुम बस उसे हमारे साथ लाना चाहती हो। जियाओ यी जियान ने जी यान के छोटे दिमाग को देखा और उसे चिढ़ाया। जी यान ने तुरंत इनकार कर दिया, अपना सिर जोर से हिलाते हुए। नहीं, मुझे बस चिंता है कि यह फिर से भटक सकता है। अगर कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा? मेरे लिए ऐसा कहना बेकार है, तुम्हें जियाओ मिंग को सहमत करना होगा। जियाओ यी जियान थोड़ा मुस्कुराए। ये सुनकर जी यान ने तुरंत अपनी नज़र जियाओ मिंग पर टिका दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इसे भूल जाओ, अगर तुम इसे लाना चाहती हो तो लाओ। जियाओ मिंग ने अपना माथा रगड़ा और कहा। वह इसे वापस सांप लोगों की जनजाति में भेजने के लिए इतनी दूर यात्रा नहीं कर सकता था, और 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को अपने आप वापस जाने देना अवास्तविक था। इसलिए वह उसे साथ ही ले जा सकता था। जब मेडुसा जागती तो वह जहां चाहे वहां जा सकती थी। वाह! जी यान ये सुनकर रोमांचित हो गई और तुरंत खुशी से झूम उठी। जैसे ही उसने छोटे सांप को गले लगाया, वह अचानक उसकी पकड़ से छूट गया और जियाओमिंग की आस्तीन में घुस गया, जिससे जी यान निराश होकर मुंह बनाने लगा। जाहिर है, जी यान की तुलना में यह अभी भी जियाओमिंग को पसंद करता था। भविष्य में तुम्हारे पास खेलने के लिए समय होगा। चलो जल्दी से चलते हैं। जियाओमिंग ने जियाओ यी जियान और जी यान के साथ ब्लैक कॉर्न क्षेत्र की ओर जाने से पहले उसे आश्वस्त किया। जियामा साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद समूह रुका नहीं, बल्कि सीधे ब्लैक कॉर्न क्षेत्र की ओर उड़ गया और केवल तभी आराम किया जब उन्हें जरूरत थी। 10 दिन बाद जियानान अकादमी के इन अकादमी के बाहर जंगल में जियानान अकादमी द्वारा उठाए गए उड़ने वाले जादुई जानवरों का एक काफिला आसमान में उड़ रहा था। काफिले के आगे पीठ पर पंख लगाए कई बूढ़े लोग रास्ता साफ कर रहे थे। ऊर्जा के उतार चढ़ाव वाले हमले उनके हाथों से निकल रहे थे, जिससे काफिले पर हमला करने की हिम्मत करने वाला कोई भी जादुई जानवर खून के धुंध में बदल जाता था, जिससे पीछे बैठे छात्रों में प्रशंसा की लहर दौड़ जाती थी। काफिले में सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी था जो दूसरों से अलग था। उसके पीछे पंख नहीं थे, लेकिन फिर भी वह उड़ने में सक्षम था, जो एक पूर्वज पावरहाउस की परिभाषित विशेषता थी। कभी कभी अन्य बुजुर्ग अपने निर्धारित क्षेत्रों में नहीं रह पाते थे, जिससे खाली जगह रह जाती थी जिसे दूसरों को भरना पड़ता था। लेकिन जिस क्षेत्र के लिए वह जिम्मेदार था, उसमें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसने इसे आसानी से कवर कर लिया था। वाह, डिप्टी हेडमास्टर हुगान वाकई प्रभावशाली हैं। हे, बेशक, आखिरकार वह एक पूर्वज पावरहाउस है। उड़ते जादुई जानवरों पर सवार छात्र उत्साह से भरे हुए थे। पूर्वज विशेषज्ञों को पाना आसान नहीं था। मैंने सुना है कि एल्डर जियाओ मिंग की जोंग ब्रेकिंग पिल की बदौलत वह पूर्वज तक पहुंचने में सक्षम था। जोंग ब्रेकिंग पिल, यह एक उच्च श्रेणी की 6ठी स्तरीय गोली है। वास्तव में एल्डर जियाओ मिंग हमारी अकादमी में एक दुर्लभ प्रतिभा है। वह पहले से ही उच्च श्रेणी की 6ठी स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था, और अब वह 7वीं स्तरीय कीमियागर भी हो सकता है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि वह हमारी ही उम्र का है? इससे छात्रों में विस्मय की लहर दौड़ गई। जैसे ही छात्र उत्साह से बातचीत कर रहे थे, दूर से अलग अलग रंगों की 3 रोशनी की धारियां दिखाई दीं। इसने हुकियान का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन नए लोगों की आभा को महसूस करने के बाद वह शांत हो गया। उसी समय उसने अपने पास बैठे कई अन्य बुजुर्गों को संदेश दिया, घबराओ मत। नवागंतुक जियाओ मिंग है। छात्रों से कहो कि वे व्यवहार करें और इसी गति से उड़ते रहें। हाँ, प्रकाश की किरणें तेजी से पास आईं और उड़ते हुए काफिले के करीब पहुंचने पर थोड़ी धीमी हो गईं। भीड़ को भी नए लोगों की शक्ल साफ दिखाई दे रही थी। वाह, यह एल्डर जियाओ मिंग हैं और उनके साथ 2 सुंदरियां हैं।
जल्दी, देखो देखो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। छात्र तुरंत बेचैन हो गए, आपस में उत्साह से फुसफुसाने लगे। हालांकि उन्हें जल्द ही एल्डर्स ने डांटा। डिप्टी हेडमास्टर, नए छात्रों के नामांकन समारोह का समय हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस साल फिर से नेतृत्व करेंगे। जियाओ मिंग ने हुगान की ओर देखते हुए दिल खोलकर हंसते हुए कहा। हर साल नामांकन समारोह के लिए टीम का नेतृत्व करना मेरे लिए परंपरा है। हुगान ने जवाब में हंसते हुए कहा, जियाओ मिंग को देखकर मुस्कुराया। जैसे ही जियाओ मिंग की नज़र नए छात्रों पर पड़ी, उसने जियाओ यान की उपस्थिति को देखा। हालांकि उसने बस थोड़ा सा मुंह बनाया और उससे परेशान नहीं हुआ। चाहे जियाओ यान स्वर्गीय लॉ के लिए जिया नान अकादमी में आया हो या नहीं, वह याओ लाओ की मदद के बिना अकादमी से इसे कभी नहीं चुरा पाएगा। अगर वह खुद को संभाल सके और जिया नान अकादमी में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके तो यह उसके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। नए छात्रों को देखते हुए जियाओ मिंग ने उस दृश्य के बारे में सोचा जब वह खुद 8 साल की उम्र में इन अकादमी में दाखिल हुआ था। क्या इतना समय हो गया है? समय किसी का इंतजार नहीं करता। थोड़ी भावुकता के बाद जियाओ मिंग ने हुगान की ओर रुख किया और पूछा, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने हुजिया को लंबे समय से नहीं देखा है। अब वह कैसी है? तुम्हारे जाने के बाद हुजिया, वह लड़की, इन अकादमी में दाखिल हुई। मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ खाली समय हो तो तुम उससे मिल सकते हो। हुगान ने उदास होकर कहा। उसे याद आया कि कैसे वह जियाओ मिंग को अपनी पोती से शादी करने के बारे में चिढ़ाता था, लेकिन समय के साथ यह विचार धीरे धीरे फीका पड़ गया। मैं करूँगा, फिर हम पहले आगे बढ़ेंगे। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ मिंग ने और कुछ नहीं कहा। हुगान ने सिर हिलाया और प्रकाश की लकीरों को दूर तक गायब होते देखा। अध्याय 277, जीवन का अनुकरण फिर से करना। परिचित प्रांगण में लौटते हुए जियाओ मिंग ने अपने आसपास की चीज़ों को देखा, लेकिन उसे किंगलिन की आकृति नहीं दिखी। हालांकि उसने ज्यादा चिंता नहीं की और जियाओ यीजियान और जी यान को पहले आराम करने का निर्देश दिया। यात्रा लंबी थी और भले ही उनकी दुर्जय ताकत ने शारीरिक थकावट को नगण्य बना दिया था, लेकिन ट्रैक की थकान आसानी से उनकी मानसिक दृढ़ता को कम कर सकती थी। इसलिए एक दिन आराम करना और रिचार्ज करना समझदारी थी। जियाओ यीजियान और जियान के चले जाने के बाद जियाओ मिंग अपने कमरे में चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि लंबे समय से इस्तेमाल न की गई जगह पर जरा भी धूल नहीं थी, जो दर्शाता है कि कोई इसे नियमित रूप से साफ कर रहा था। स्वाभाविक रूप से जिस व्यक्ति ने कमरे को साफ सुथरा रखा था वह किंगलिन थी। जियाओ मिंग बिस्तर पर लेटने से पहले अपने दिल में उसकी मेहनत की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। गहरी सांस लेते हुए जियाओ मिंग ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन पुकारा, सिम्युलेटर। ये सही है। सिम्युलेटर ने एक बार फिर जीवन का अनुकरण करने का अवसर जमा कर लिया था। डिंग ने पाया कि होस्ट के पास जीवन का अनुकरण करने का अवसर है। क्या आप सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? सिम्युलेशन शुरू करें। सिम्युलेशन शुरू होता है। दिन 1, आप और आपके साथी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से गुजरते हैं और जिया नान अकादमी पहुंचते हैं। बाहरी अकादमी में आप अपने गुरु एल्डर हुओ से मिलते हैं और उन्हें आपके द्वारा अर्जित आत्मा तकनीक देने से पहले आधे घंटे तक उनके साथ बातचीत करते हैं। फिर आप और आपके साथी इन अकादमी की यात्रा फिर से शुरू करते हैं और रास्ते में आप जिया नान अकादमी के उप प्रधानाध्यापक हुगान से मिलते हैं। इन अकादमी पहुंचने पर आपको पता चलता है कि अकादमी में लौटने का आपका मुख्य कारण कहीं नजर नहीं आता है, लेकिन आप इसे सहजता से लेते हैं। जैसे ही रात होती है, आप जियाओ यीजियान के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए अपने कमरे में जाने से पहले डू वेनेरेट आत्मा वाली अंगूठी को दूसरे कमरे में रख देते हैं। दिन 2, आप तरोताज़ा महसूस करते हुए उठते हैं और कुछ समय बाद आप प्रथम एल्डसू कियान से मिलते हैं। दिन 3, आप जियान और अन्य लोगों के साथ अकादमी छोड़ते हैं। विदा होने पर अकादमी आपको चौथी श्रेणी का उड़ने वाला जादुई जानवर ग्रिफॉन उधार देती है। दिन 4, आप दिन भर ग्रिफॉन पर साधना करते हैं। दिन 5, आप दिन भर ग्रिफॉन पर साधना करते हैं और महसूस करते हैं कि आपका डुक्यूई एक अड़चन पर पहुंच गया है और आपको जहर को परिष्कृत करके इसे तोड़ने की ज़रूरत है। दिन 6, आप और आपके साथी एक हलचल भरे शहर से गुजरते हैं और ग्रिफॉन को एक सुरक्षित उड़ान क्षेत्र में छोड़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद आप एक सराय खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और इसे तोड़ने के लिए एकांत में प्रवेश करते हैं। एकांत में प्रवेश करने से पहले आप सभी स्वर्गीय जहर फल देते हैं, जो 8 स्तरीय गोली स्वर्गीय हृदय जहर शोधन गोली के लिए मुख्य घटक हैं, जियाओ यीजियान को। दिन 7, आप दूसरे सितारा डू पूर्वज तक पहुंचते हैं और अपने शरीर में दानव जहर स्पॉट से बहुत संतुष्ट हैं। बंद दरवाजे की खेती से बाहर निकलने के बाद आप पाते हैं कि जियाओ यीजियान 4 सितारा डू पूर्वज तक पहुंच गया है। आप सराय से बाहर निकलते हैं और ग्रिफिन को वापस पाने के लिए उड़ान क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि वह गायब है। खोज करने के बाद आपको पता चलता है कि शहर के स्वामी के भ्रष्ट बेटे ने ग्रिफिन को चुरा लिया है और छिपा दिया है।
आप उसे एक कठोर सबक सिखाते हैं और शहर छोड़ने से पहले मारक के अलावा मुआवजा मांगते हैं। दिन 14। आप सुबह की शुरुआत 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के साथ खेलकर करते हैं और फिर उसे जियान को सौंप देते हैं। इसके बाद आप जियान की आंखों में आश्चर्य के बिना स्पिरिट नरिशिंग पाउडर को बाहर निकालते हैं ताकि आप इसकी जांच कर सकें। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आप इसे परिष्कृत करने की विधि को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए संघर्ष करते हैं और आधे दिन तक इसका अध्ययन करने के बाद आप बहुत कम प्रगति करते हैं। दिन 15। आप क्षितिज शहर के साथ तियानकिंग पर्वत श्रृंखला में पहुंचते हैं। जैसे ही आप शहर में प्रवेश करने वाले होते हैं, आप डूपूर्वज क्षेत्र में एक मानव जैसा जादुई जानवर देखते हैं। वह आपको देखकर बहुत क्रोधित होता है, एक युवा व्यक्ति जिसके साथ अलग अलग शैलियों की 3 खूबसूरत महिलाएं हैं, और आप पर हमला करता है। किंगलिन एक डूपूर्वज पालतू जानवर को पकड़ लेता है। दिन 19। आप अपने साथ जियाओ यी जियान के साथ अंतरिक्ष वर्महोल के माध्यम से अंतरिक्ष नाव चलाते हैं। दिन 20। जियाओ यी जियान अंतरिक्ष यान को चलाने में रुचि व्यक्त करती है, इसलिए आप नियंत्रण सौंपने से पहले उसे एक संक्षिप्त विवरण देते हैं। दिन 30। सुबह में आप जी यान की सफ़ेद पोशाक को देखते हैं और आपको एहसास होता है कि उसे अपनी अलमारी को अपडेट करने का समय आ गया है। आप निकट भविष्य में उसे कपड़ों की खरीदारी के लिए ले जाने की योजना बनाते हैं। दोपहर में आप डेमन पॉइजन स्पॉट को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दिन 35। आप सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचते हैं। जैसे ही आप स्पेस वर्महोल से बाहर निकलते हैं, आप तुरंत कई शक्तिशाली आभाओं को देखते हैं। आप आश्चर्यचकित होते हैं कि सेंट्रल प्लेन्स कितना धन्य है। दिन 46। यू सिटी में अपने ब्रेक के दौरान आप दोपहर में शहर के स्वामी द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर नीलामी के बारे में सुनते हैं। सेंट्रल प्लेन्स में पहली बार नीलामी में भाग लेने की संभावना से उत्सुक होकर आप भाग लेने का फैसला करते हैं। आप कई वस्तुओं पर सफलतापूर्वक बोली लगाते हैं, जिनमें एक उच्च श्रेणी की स्टोरेज रिंग, ब्लड एसेंस डेमन फ्रूट, व्हाइट क्लाउड फ्रूट और पिल सोल सीरम शामिल हैं। दिन 70। पिल सिटी के पास पहुंचते समय जियान छोड़ने की इच्छा व्यक्त करती है। आप उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं और उसे अन्यथा मनाने का प्रयास नहीं करते हैं। दिन 71। पिल टॉवर मुख्यालय में पहुंचकर आप एक अल्केमिस्ट बनने के लिए प्रमाणन परीक्षा देते हैं। आप सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होते हैं और एक मध्यवर्ती 7वें स्तरीय अल्केमिस्ट के रूप में प्रमाणित होते हैं, जो प्रमाणन परीक्षा के प्रभारी बड़े को चौंका देता है। दिन 91। आप अपनी आत्मा तकनीक की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप अपनी प्रगति पर बारीकी से नज़र रखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण की आपकी वर्तमान दर पर आपको आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने में 1 और वर्ष लगेगा। दिन 95। कीमिया में तल्लीन होने के दौरान पिल टॉवर के 5 महान कुलों में से एक का प्रतिनिधि आपसे मिलने आता है। दिन 99। आपको कोर लाइटनिंग बीट प्राप्त होता है। दिन 130। आपका नाम सेंट्रल प्लेन्स की कीमिया की दुनिया में फैलने लगता है। दिन 250। आपको पिल टॉवर द्वारा उच्च श्रेणी के 7वें स्तर के कीमियागर के रूप में प्रमाणित किया जाता है और आप शीर्ष 7वें स्तर की गोली, बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल के शोधन की तैयारी शुरू करते हैं। दिन 300। आपको पता चलता है कि पिल क्षेत्र में डैन कबीले के पास कोरसोल मैरो है। आप जाकर एक एक्सचेंज पर बातचीत करने का फैसला करते हैं और इस दौरान आपको एक अनोखी बनावट वाली लड़की मिलती है, जिसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की विशेष क्षमता होती है। दुर्भाग्य से कोरसोल मैरो के लिए एक्सचेंज विफल हो जाता है, लेकिन आपको पता चलता है कि डैन कबीले ने इसे एक प्रतियोगिता के माध्यम से पिल टॉवर से प्राप्त किया था। दिन 450। आप एक 2 रंग की 8वीं स्तरीय गोली, केंद्रित मन की गोली को परिष्कृत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। आप औषधीय कड़ाही में औषधीय जड़ी बूटियों की उड़ती राख को देखते हैं और बेहद परेशान महसूस करते हैं। दिन 671। जब आत्माओं के हॉल के सदस्य परेशानी पैदा करने आते हैं, तो आप आदरणीय तियानहुओ और जियाओ यी जियान को उनकी देखभाल करने देते हैं। दिन 800। आप औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते हैं। दिन 1265। आप सुनते हैं कि सेंट्रल प्लेन्स के उत्तरी क्षेत्र में स्थित हेवन आई माउंटेन रेंज में हेवनली माउंटेन ब्लड पूल खुल गया है। आप अपने बगल में किंगलिन को देखते हैं और उसके साथ हेवन आई माउंटेन रेंज की ओर तेजी से बढ़ते हैं। दिन 1268। आप गोल्ड स्वेलोइंग माउस जनजाति के पूर्वज पावर हाउस से मिलते हैं और बातचीत के बाद दूसरा पक्ष आपके लिए एक गुप्त ऑपरेशन करने के लिए सहमत होता है। दिन 1405। आप अपनी ताकत में एक सफलता प्राप्त करते हैं। दिन 1788। ब्लड ब्लेड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु आपके पास अनुरोध करने के लिए आते हैं कि आप उनके लिए एक गोली परिष्कृत करें। वह पुरस्कार के रूप में एक इंटरमीडिएट डी2 तकनीक, ब्लड क्यूई तकनीक और एक उच्च डी क्यूई विधि, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट प्रदान करता है। दिन 1800।
आप एक हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर से मिलते हैं जो आत्मा के शरीर का शिकार कर रहा है और आप उसे मौके पर ही मार देते हैं। दिन 2405, आप सोच रहे हैं कि ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट कैसे प्राप्त करें। दिन 2467, आप लोतियानडू तकनीक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की खेती करते हैं और कठिन प्रशिक्षण के बाद आपको लगता है कि इस डू तकनीक ने थोड़ी सफलता हासिल की है। दिन 2810, आप दक्षिणी क्षेत्र से प्रस्थान करते हैं और पिल टॉवर में आगामी पिल गैदरिंग में भाग लेने के लिए मध्य क्षेत्र की यात्रा करते हैं। दिन 2871, आपके प्रतिद्वंद्वी आपको देखते हैं और अपने सिर हिलाने और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, यह महसूस करते हुए कि चैंपियनशिप जीतने की उनकी उम्मीदें बहुत कम हैं। दिन 2880, आप अपने विरोधियों को हरा देते हैं और पिल गैदरिंग चैंपियनशिप जीत लेते हैं। दिन 2883, आपको चैंपियनशिप इनाम ग्रेट सिंगल सोल स्किल मिलता है। आप स्टार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और 9वीं रैंक वाली 3000 जलती हुई ज्वाला की खोज शुरू करते हैं। दिन 3000, भू कबीले के प्रतिनिधि आपसे प्राचीन देवता की जैद प्राप्त करने की उम्मीद में आपके पास आए। हालांकि इस समय तक आपने पहले से ही सेंट्रल प्लेन्स और पिल टॉवर में बहुत प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी, जिसका एक मजबूत प्रभाव था। दूसरे पक्ष के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दिन 3293, आपको साउंड वैली जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां लोग आपको बहुत सम्मान देते हैं। एक दौरे के बाद वे आपसे अपने पूर्वज के लिए एक गोली को परिष्कृत करने के लिए कहते हैं और आप सहमत हो जाते हैं। एक धन्यवाद उपहार के रूप में वे आपको ब्राह्मणिक ध्वनि नामक एक साउंडवेव हाई-डी तकनीक देते हैं। दिन 3650, आपका आत्मा क्षेत्र एक सफलता प्राप्त करता है। सिमुलेशन का अंत, प्रतिभा आइटम का चयन। वर्तमान में उपलब्ध जी-यान की सफ़ेद पोशाक, पिल सोल सीरम, ग्रेट सिंगल सोल स्किल। अध्याय 278, प्रस्थान। तीनों विकल्पों को देखते हुए जियाओमिंग का मुंह फड़क उठा। जी-यान की छोटी सफ़ेद पोशाक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वह निकालना चाहता था। अगर किसी को मिल जाए तो उसे समझाना मुश्किल होगा। इसके अलावा इस वस्तु का कोई मूल्य नहीं था, इसलिए जियाओमिंग ने इसे अनदेखा कर दिया। पिल सोल सीरम, ग्रेट सिंगल सोल स्किल। इन दो नामों को चुपचाप दोहराते हुए जियाओमिंग ने पहले ही अपने मन में फैसला कर लिया था। सिम्युलेटर, मैं पिल सोल सीरम चुनता हूँ। जैसे ही जियाओमिंग के शब्द निकले, उसके सामने चिपचिपा चमकीला हरा तरल पदार्थ का एक पूल दिखाई दिया। जिस क्षण ये दिखाई दिया, हवा में एक हल्की खुशबू फैल गई। जियाओमिंग, जो पहले से ही सिम्युलेटर द्वारा इस तरह से आइटम वितरित करने के आदी थे, ने अपनी आत्मा शक्ति को सामने लाया और एक भी बूंद गिराए बिना पिल सोल सीरम को पकड़ लिया। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक ठंडी जैड बोतल निकाली और अपनी आत्मा शक्ति को वापस लेने से पहले उसमें सारा पिल सोल सीरम डाल दिया। अपने हाथ में पिल सोल सीरम को देखते हुए जियाओमिंग मुस्कुराया। पिल सोल सीरम कोर सोल मैरो को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री में से एक था और बेहद दुर्लभ था। इससे पहले जियाओमिंग ने स्वर्गीय सुन्न जैड एसेंस प्राप्त किया था, जो इसे परिष्कृत करने के लिए एक और मुख्य सामग्री थी। कोर सोल मैरो एक तरह का बेहद अनोखा खजाना था। इसके अलावा ये कीमियागरों के लिए बहुत आकर्षक था क्योंकि यह किसी की आत्मा को गढ़ सकता था। ये तथाकथित फोजिंग किसी की आत्मा को कठोर और परिष्कृत कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, ये कोर सोल मैरो किसी की आत्मा को शुद्ध कर सकता था, लेकिन इसका सीधे सेवन नहीं किया जा सकता था। इसके पूर्ण प्रभाव को उजागर करने के लिए इसे मध्यस्थता करने के लिए कुछ अन्य प्राकृतिक खजानों की आवश्यकता थी। हालांकि जियाओमिंग ने पहले कोर सोल मैरो नाम के बारे में सुना था, लेकिन उसने वास्तव में इसका सामना कभी नहीं किया था। लेकिन इस सिमुलेशन में उन्हें कोर सोल मैरो के निशान मिले। समाचार प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसे बदलने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। यह अप्रत्याशित नहीं था। पिल टॉवर के 5 महान कुलों में से एक के रूप में उन्हें कोर सोल मैरो के मूल्य के बारे में पता होना चाहिए, और वे कीमियागरों के इस परम खजाने को इतनी आसानी से नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसके साथ नश्वर क्षेत्र के शिखर पर एक आत्मा आसानी से आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। केवल आत्मा को भेद कर ही कोई 8वीं श्रेणी का कीमियागर बन सकता है। वर्तमान में यदि जियोमिंग के पास कोर सोल मैरो होता तो आत्मा तकनीक के प्रभाव के साथ वह शायद 1 महीने के भीतर आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। दुर्भाग्य से ये जड़ी बूटी प्राप्त करना आसान नहीं था और सिम्युलेटर ने कोर सोल मैरो उत्पन्न नहीं किया, केवल पिल सोल सीरम उत्पन्न किया। वास्तव में पिल सोल सीरम की तुलना में महान एकल आत्मा कौशल का मूल्य अधिक था। वह भविष्य में इन दोनों चीज़ों को प्राप्त कर सकता था, लेकिन औषधीय जड़ी बूटियों की तुलना में आत्मा तकनीक एक प्रतिकृति चीज़ थी जिसे भविष्य में आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए इसका मूल्य बहुत कम हो गया था, खासकर जब से उसके पास पहले से ही एक आत्मा तकनीक थी। इसे अभी या बाद में प्राप्त करने में कोई अंतर नहीं था, इसलिए उसने पिल सोल सीरम को चुना था। कोर सोल मैरो
डैन कबीले का दावा है कि उन्होंने इसे पिलटॉवर से प्राप्त किया है। मुझे आश्चर्य है कि पिलटॉवर के पास कितना कोर सोल मैरो है और क्या इसका एक टुकड़ा प्राप्त करना संभव है। जियाओ मिंग ने विचार छोड़ने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए सोचा। ये कुछ ऐसा था जो वह पिलटॉवर पर पहुंचने पर पता लगा सकता था। पिलसोल सीरम को अपने स्टोरेज रिंग में इकट्ठा करने के बाद जियाओ मिंग ने अपना ध्यान डेमन पॉइजन स्पॉट को परिष्कृत करने पर केंद्रित किया। इससे लगातार उत्पन्न होने वाला जहर डू क्यूई जियाओ मिंग की वाइट ग्लेज्ड हॉट फ्लेम द्वारा जला दिया गया और शुद्ध ऊर्जा में बदल गया जो उसके शरीर के साथ सहज रूप से एकीकृत हो गया। शाम को जियाओ मिंग अपने कमरे से बाहर निकला और 3 महिलाओं को सामंजस्यपूर्ण ढंग से बात करते हुए देखा। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर तीनों लड़कियां अपना सिर घुमाती हैं और किंगलिन का चेहरा तुरंत एक चमकदार मुस्कान से चमक उठता है। युवा मास्टर, उसने कहा, अपनी सीट से उछलकर और बेलगाम उत्साह के साथ उसकी ओर दौड़ी। जियाओ मिंग की बाहें सहज रूप से उसे पकड़ने के लिए खुल गईं। जैसे ही वह उस पर झपटी, उसका नाजुक और अस्थिहीन शरीर उसके आलिंगन में पूरी तरह से फिट हो गया। जब किंगलिन की भावनाएं थोड़ी स्थिर हुईं, तभी जियाओ मिंग ने उसे धीरे से नीचे उतारा। यह इस समय था जब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा बोल्ड हो रही थी। उसके क्रिस्टल क्लियर कान शर्मिंदगी में थोड़े गुलाबी हो गए थे। उसने घबराहट में अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर डाला, यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या कहे। बहुत समय हो गया है किंगलिन, जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से तुम बहुत आगे बढ़ गई हो, सुंदरता और ताकत दोनों में। तुम्हारी प्रगति प्रभावशाली है, शाबाश शाबाश। किंगलिन की शर्मीली अभिव्यक्ति ने हमेशा जियाओ मिंग को काफी खुश किया। जब वे पहली बार मिले थे तब उसके पतले और कमजोर फिगर के विपरीत उसका फिगर एक शानदार सुडौल आकार में खिल गया था। उसका एक बार पतला ढांचा सभी सही जगहों पर भर गया था, जिससे उसकी स्त्री जैसी आकृतियां उभरकर सामने आ रही थीं। उसके एक बार सपाट स्तन प्रमुख और आकर्षक हो गए थे, हालांकि बहुत बड़े नहीं थे। उसकी ऊंचाई बहुत पहले ही जियान से ज्यादा हो गई थी, जिससे वह एक लुभावनी युवा सुंदरता बन गई थी। प्रशंसा से अभिभूत किंगलिन खुशी से मुस्कुराए और उसकी आंखों में प्रत्याशा की झलक दिखी। युवा गुरु, अब मैं एक डू किंग हूँ, क्या मैं अगली बार जब आप बाहर जाएंगे तो आपके साथ चल सकता हूँ? बेशक आप चल सकते हैं। इस बार मैं आपको हमारे साथ बाहर ले जाने के लिए वापस आया हूँ। जियाओ मिंग ने किंगलिन के सिर पर थपथपाया और बाद में उसने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने परिवार के सदस्यों को अलविदा कहने के बाद जो अभी भी अकादमी में थे, जियाओ मिंग इन अकादमी में घूमता रहा जब तक कि उसे हुजिया नहीं मिल गई। वे 1 दशक से अधिक समय से दोस्त थे, इसलिए जियाओ मिंग के लिए जाने से पहले उससे बात करना कोई असामान्य बात नहीं थी। जब हुजिया ने जियाओ मिंग को देखा तो उसका दिल धड़कने लगा और उसे अपनी छाती में धड़कन महसूस हुई। उसे देखकर वह खुश हुई और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। हालांकि जब उसे पता चला कि जियाओ मिंग सेंट्रल प्लेन्स जा रहा है, हालांकि उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आंखों में उदासी नहीं छिपा सकी। इस समय हुजिया की आंखों में जियाओ मिंग के चेहरे पर मुस्कान उतनी ही जानी पहचानी थी जितनी बचपन में थी, और उनकी दूरी भी उतनी ही करीब लग रही थी जितनी तब थी। वे लगभग एक दूसरे की सांसों को सुन सकते थे और उनके बचपन की यादें उनके सामने लौट आईं। ऐसा लगा जैसे समय बिल्कुल भी नहीं बीता था। हालांकि हुजिया को लगा कि उनके बीच एक ऐसी खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता। वे अब बच्चे नहीं रहे और उनकी जिंदगी अलग अलग राह पर चल रही थी। वह जानती थी कि उनके बीच की दूरी और बढ़ेगी और इससे उसका दिल दुखता था। आखिर में वे इन अकेडमी में आराम से टहलते रहे, पुरानी यादों को ताज़ा करते रहे और अपने पिछले अनुभवों की कहानियां साझा करते रहे। जियाओ मिंग ने हुजिया की बात ध्यान से सुनी और उसने उसे बाहर निकलते समय सावधान रहने की चेतावनी भी दी। जियाओ मिंग ने उसकी आंखों में उदासी देखी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जब वे एक दूसरे को अलविदा कहते हुए गले लगे तो हुजिया ने उन्हें कसकर पकड़ लिया, उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। वह जियाओ मिंग की गर्मजोशी महसूस कर सकती थी और यह सुकून देने वाला लेकिन कड़वा मीठा था। वह चाहती थी कि समय इस पर रुक जाए, लेकिन वह जानती थी कि यह असंभव है। उसने उसके कान में फुसफुसाया, अपना ख्याल रखना, और उसके गाल पर एक कोमल चुंबन दिया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ किया था, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब वह चला गया तो जियाओ मिंग ने पीछे देखा और हुजिया को वहीं खड़ा देखा, बिना अपनी नज़रें उससे हटाए। जीवन विदाई और पुनर्मिलन की एक श्रृंखला है, लेकिन यह विशेष विदाई अधिकांश से थोड़ी भारी लग रही थी। तीसरे दिन सभी परिचितों से मिलने के बाद जियाओ मिंग और उसके साथी चले गए और कई लोग उन्हें विदा करने आए। आसमान से गर्म धूप बरस रही थी, जो इन अकेडमी के सामने के क्षेत्र को रोशन कर रही थी जहां कई एल्डर खड़े थे। पहले एल्डर, आप हमें यहां से विदा कर सकते हैं, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े पहले एल्डर से कहा। सुकियान ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सुंदर युवक को देखा और भावना की एक झलक महसूस की।
जियान का ख्याल रखना, याद रखना, उसने कहा, और चूंकि आगे की यात्रा लंबी है, इसलिए आप इस ग्रिफॉन का उपयोग अपनी सवारी के रूप में कर सकते हैं। सुकियान के शब्दों पर एक विशाल काली छाया आसमान से चील की चीख के साथ उतरी। ग्रिफॉन के विशाल पंखों ने हवा का एक झोंका पैदा किया जिससे आसपास के पेड़ झुक गए। बिना समय बर्बाद किए वह ग्रिफिन की पीठ पर चढ़ गया। जियाओ यी जियान, जियान और किंग लिन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जियाओ मिंग, अपनी यात्रा में सावधान रहना, याद रखना, हुजिया ने अलविदा कहते हुए चिल्लाया। ग्रिफिन के सिर पर बैठी जियाओ मिंग मुस्कुराए और विदाई के जवाब में सिर हिलाया। फिर सभी की आंखों के सामने ग्रिफिन एक छोटे काले बिंदु में बदल गया और जल्दी से नजरों से ओझल हो गया। सुकियान ने धीरे से अपनी नज़र हटाई और हुजिया को देखा, जो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की, चिंता मत करो। जियाओ मिंग के चरित्र के साथ उस सेंट्रल प्लेन्स में भी वह अभी भी अच्छा करेगा। आखिरकार वह हमारे जियानान अकादमी से स्नातक करने वाला अब तक का सबसे अच्छा छात्र है। अध्याय 279, तियानकिंग पर्वत श्रृंखला। विशाल आकाश में एक विशाल ग्रिफिन ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके शरीर से एक हल्की रोशनी की ढाल निकली जो हवा के आने वाले झोंकों का प्रतिरोध कर रही थी। जियाओ मिंग अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके ग्रिफिन की पीठ पर खड़ा था। उसकी नज़र धीरे धीरे इन अकेडमी की दिशा से हट रही थी जो उसकी नज़र से ओझल हो गई थी। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था, हालांकि ये भावना जल्दी ही दूर हो गई। जियाओ मिंग, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? जियान के चेहरे पर कोई उदासी नहीं दिख रही थी और उसका छोटा सा चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। तुम हमेशा इतनी ऊर्जा से भरी रहती हो, जियाओ मिंग ने उसके बालों को सहलाते हुए हंसते हुए कहा। हम तियानकिंग पर्वत श्रृंखला में होराइजन सिटी की ओर जा रहे हैं। वहां से हम सेंट्रल प्लेन्स की यात्रा करने के लिए एक स्थानिक वर्महोल का उपयोग करेंगे। स्थानिक वर्महोल। तीनों महिलाएं जब पहली बार यह नाम सुनती थीं तो वे थोड़ी उलझन में पड़ जाती थीं। स्थानिक वर्महोल स्थानिक शक्ति का उपयोग करके डू वेनेरेट पावरहाउस द्वारा बनाए गए दो स्थानिक बिंदुओं के बीच एक कनेक्शन है। यदि हम ब्लैक कॉनक क्षेत्र से सेंट्रल प्लेन्स तक स्थानिक वर्महोल के माध्यम से यात्रा करते हैं तो हमें वहां पहुंचने में केवल 1 महीना लगेगा। ये कि एक डू वेनेरेट पावरहाउस ऐसी शक्ति का उपयोग कर सकता है, वास्तव में भयानक है। जियाओ यी जियान ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर जियाओ मिंग मुस्कुराया और कहा, डू वेनेरेट तुम तीनों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, चलो बैठो और आराम करो। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है और हमें अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ जियाओ मिंग बैठ गया और ध्यान करने लगा। लड़कियों ने भी उसका अनुसरण किया। ग्रिफॉन ने अपनी उड़ान जारी रखी, आकाश के अंतहीन विस्तार के माध्यम से एक रास्ता बनाते हुए। क्षितिज शहर ब्लैक कॉनक क्षेत्र से हजारों मील दूर तियानकिंग पर्वत श्रृंखला में स्थित था। 1000 मील के दायरे में केंद्रीय मैदानों तक जाने वाला स्थानिक मार्ग वाला एकमात्र शहर होने के नाते होराइजन सिटी इस क्षेत्र के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। ब्लैक कॉनक क्षेत्र से क्षितिज शहर तक ग्रिफिन जानवर की गति से यात्रा करने में लगभग आधा महीना लगेगा। इस आधे महीने की यात्रा के दौरान जियाओ मिंग का क्षेत्र 2 सितारा डू पूर्वज तक पहुंच गया और जियाओ यी जियान की ताकत 4 सितारा डू पूर्वज तक पहुंच गई। ग्रिफिन पर जियान 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के साथ खेल रही थी जब उसने अचानक चलना बंद कर दिया और दूर के स्थान की ओर इशारा किया जहां पहाड़ों की एक श्रृंखला अचानक जमीन से उभरी और चिल्लाया, जियाओ मिंग, क्या हम पहुंच गए हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपने ध्यान से बाहर आकर जियाओ मिंग और जियाओ यी जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और दूरी की ओर देखा। ठीक है, पैमाने से देखते हुए हमें पहुंच जाना चाहिए था। चलो ग्रिफिन को गति देते हैं, जियाओ मिंग ने कहा। ग्रिफिन एक विशाल मैदान में उड़ गया और पहाड़ों की एक श्रृंखला में प्रवेश किया। जल्द ही पहाड़ों के भीतर चौड़ी और अच्छी तरह से यात्रा की गई सड़कें दिखाई दीं जो सभी दिशाओं में जाती थीं। कई आकृतियां आती जाती देखी जा सकती थीं और दूर से भी नीचे जमीन से आती हुई चटकारे की हल्की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। पहाड़ों के ऊपर आसमान में जियाओ मिंग और उसके साथी हवा में अकेले नहीं थे। पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने दूर से तेज हवाओं की आवाज़ सुनी। इसके तुरंत बाद उन्होंने पहाड़ों की ओर उड़ते हुए कई अजीबोगरीब उड़ने वाले जानवरों को अपने पंख फड़फड़ाते हुए देखा। जैसे ही ये जानवर जियाओ मिंग और उसके साथियों के करीब से गुजरे, वे उनके ऊपर बैठे लोगों की आकृतियां स्पष्ट रूप से देख सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह 1000 मील के भीतर सबसे समृद्ध शहर है, जियाओ मिंग ने उड़ते हुए जानवरों और लोगों को आते जाते देखकर आह भरते हुए कहा। फिर उसने अपने पैरों से ग्रिफिन को हल्के से थपथपाया और उसने अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाते हुए पहाड़ों की गहराई में तेजी से उड़ने से पहले एक जोरदार चील की आवाज़ निकाली। लगभग 10 मिनट तक उड़ने के बाद एक विशाल शहर की छाया हरे भरे पर्वत शिखरों में स्पष्ट रूप से छिपी हुई दिखाई दी। जैसे ही जियाओ मिंग शहर का निरीक्षण कर रहा था, अचानक बैंगनी कपड़े पहने एक पतला आदमी ग्रिफॉन के सामने खड़ा हो गया जिससे वह रुकने को मजबूर हो गया।
बैंगनी कपड़े पहने आदमी की शक्तिशाली आभा को महसूस करते ही जियाओ मिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। कोई सच में मौत को दावत देने आया है, उसने सोचा। बैंगनी कपड़े पहने आदमी ने जियान के हाथ में 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखा, उसके खून की धड़कन को महसूस किया और उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। फिर उसने जियाओ मिंग के बगल में अलग अलग शैलियों की 3 खूबसूरत महिलाओं को देखा, उसकी आंखों में एक कामुक और दुष्ट नज़र थी। अंत में ईर्ष्या और घृणा से भरी उसकी नज़र जियाओ मिंग के चेहरे पर पड़ी। सुंदर लड़के, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आसपास की सभी सुंदरियों को ले जाऊंगा। ये कहना ही होगा कि जियाओ मिंग का समूह उम्र के मामले में बहुत भ्रामक लग रहा था। अगर कोई उनकी सावधानीपूर्वक जांच नहीं करता तो कई लोग उन्हें एक साधारण युवा मास्टर और मौज मस्ती करने वाली महिलाएं समझ लेते। खास तौर पर जियाओ मिंग और उसके साथी, जो सुंदर और खूबसूरत थे, कुलीन परिवारों के युवा स्वामी और महिलाओं की छवि के अनुरूप थे। बैंगनी रंग के आदमी की बातें सुनकर जियाओ मिंग ने उसे शांत भाव से देखा, जैसे कि वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। शायद यह उसके पुनर्जन्म के कारण था, लेकिन जियाओ मिंग की भावनाएं सामान्य दिनों में बेहद शांत थीं और वह दूसरों के द्वारा उसके प्रति किए गए अपराधों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अगर कोई उसके करीबी लोगों पर हमला करने की हिम्मत करता तो वह सुनिश्चित करता कि दूसरा व्यक्ति मृत्यु शब्द को ठीक से लिखना जानता हो। ये देखकर कि जियाओ मिंग ने उसकी बातों का पालन करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय उसे अपमानजनक तरीके से देखा, बैंगनी रंग का आदमी क्रोधित हो गया। मैंने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि तुम इसे संजोकर नहीं रखते तो जाओ, नरक में जाओ। दहाड़ते हुए 20 मीटर से ज्यादा लंबा बैंगनी रंग का एक सांप जियाओ मिंग और लड़कियों के सामने प्रकट हुआ। जाओ, उस बदबूदार बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर दो। आदेश प्राप्त करते ही बैंगनी सर्प ने अपनी पूंछ हिलाई और अपना खूनी मुंह खोलकर जियाओ मिंग को निगल लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 7वीं रैंक का बैंगनी आत्मा ज्वाला सर्प होगा। बैंगनी सर्प की छाया को देखते हुए जियाओ मिंग का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसने अपने दाहिने पैर पर हल्का सा कदम रखा और अदृश्य अंतरिक्ष की लहरें बाहर की ओर बिखर गईं। धमाका! बैंगनी रंग का सांप एक शानदार आतिशबाजी की तरह हवा में फट गया। बैंगनी रंग के आदमी ने स्थिति देखी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह सुंदरियों को देखने में बहुत विचलित था और अब उसे एहसास हुआ कि जियाओ मिंग की ताकत असाधारण थी। जल्दी से दोनों हाथों से हाथ की मुहर बनाते हुए उसने जवाबी हमला करने की कोशिश की। बेटे, थोड़ी ताकत होने का क्या फायदा आज, ये दादा। इससे पहले कि बैंगनी आकृति अपनी बात पूरी कर पाती, एक तेज आवाज गूंजी। जियाओ मिंग की छाया ने उसे हवा में उछाल दिया, जिससे जियाओ मिंग की छवि अपने मूल स्थान पर रह गई। धमाका! 10 या 13 मीटर उड़ने के बाद बैंगनी आकृति को पीछे धकेल दिया गया। धमाका! 10 मीटर और उड़ने के बाद आकृति को फिर से पीछे धकेल दिया गया। धमाका! धमाका! 10 से 13 मीटर की इस जगह में जियाओ मिंग एक व्यक्ति का खेल खेल रहा था, असहाय बैंगनी आकृति को फुटबॉल की गेंद की तरह आगे पीछे कर रहा था। जियाओ मिंग की गति इतनी तेज थी कि हैंड ऑफ पॉइंट पर पीछे छोड़ी गई उसकी छवि भी समय पर नष्ट नहीं हो सकी, जिससे लोगों को यह आभास हुआ कि उसने क्लोन का इस्तेमाल किया है। धमाका! उस आदमी के माथे पर आखिरी लात मारने से वह पूरी तरह बेहोश होकर तियानकिंग पर्वत श्रृंखला के निचले हिस्से में उड़ गया। जियाओ मिंग ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया, जिससे उसका गिरता हुआ शरीर रुक गया। उस आदमी की बेहोशी की स्थिति की पुष्टि करने के लिए उसकी जांच करने के बाद जियाओ मिंग धीरे धीरे ग्रिफॉन पर वापस उड़ गया। अध्याय 280 स्पेस बोट। कितना शक्तिशाली! जिस क्षण से बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति ने उनका रास्ता रोका, उनके चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। हलचल भरे शहर में लोगों का इस तरह दूसरों को रोकना और उन पर हमला करना असामान्य नहीं था। हर कोई देख सकता था कि बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति के पास कोई डुक्यू पंख नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी अविश्वसनीय ताकत दिखाते हुए हवा में खड़ा होने में सक्षम था। वे सभी देखना चाहते थे कि जियाओ मिंग और उसका समूह स्थिति को कैसे संभालेगा, लेकिन वे ये देखकर हैरान थे कि जियाओ मिंग ने कुछ ही चालों में बैंगनी कपड़े वाले व्यक्ति को आसानी से हरा दिया। बेशक किसी ने नहीं सोचा था कि बैंगनी कपड़े वाला व्यक्ति कमजोर था। भले ही वह कमजोर था, फिर भी वह डू पूर्वज की शक्ति थी। ये तथ्य कि जियाओ मिंग उसे इतनी आसानी से हरा सकता था, इसका मतलब केवल ये था कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ग्रिफॉन की पीठ पर जियाओ मिंग ने आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया। सभी दर्शक जिन्होंने उससे आंख मिलाई, उन्होंने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अजीब सी मुस्कान दिखाते हुए अपने उड़ते हुए जादुई जानवरों को जल्दी से दूर भगा दिया, निशाना बनाए जाने के डर से। जियाओ मिंग ने उनकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने बैंगनी कपड़े वाले आदमी को देखा जिसे उसने ग्रिफॉन के पीछे फेंक दिया था। जियाओ मिंग, हमें इस व्यक्ति से कैसे निपटना चाहिए? जियाओ यी जियान ने पूछा जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ी। उसकी खूबसूरत आंखें घृणा से भरी हुई थीं क्योंकि वह बैंगनी कपड़े वाले आदमी को देख रही थी। अगर जियाओ मिंग ने पहले हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह उसे जहर देकर मारे जाने का स्वाद चखने देती।
मुझे लगता है कि हमें उसे दफना देना चाहिए, जियान ने दबी हुई आवाज़ में कहा। जियान की प्यारी उपस्थिति के बावजूद वह कभी भी उन लोगों के प्रति दयालु नहीं रही जिन्होंने उसे नाराज़ किया। जब वह जियानान अकादमी में थी तो उसे नाराज़ करने वाले छात्र भी कम से कम 10 दिन या आधे महीने तक बिस्तर पर पड़े रहते थे। उसे दफनाना बेकार है, किंगलिन को ही इसे संभालने दो, जियाओ मिंग ने कहा। जब उसका नाम लिया गया तो किंगलिन अचानक चौंक गई और उसे समझ में नहीं आया कि उसे इसे कैसे संभालना चाहिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंगनी रंग का यह आदमी मानव रूप में 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर है। उसका असली रूप शायद बैंगनी आत्मा ज्वाला सर्प है जिसकी ताकत लगभग 5 सितारा डू पूर्वज के बराबर है। अगर वह अभी लापरवाह नहीं होता तो वह इतनी जल्दी मेरे द्वारा पकड़ा नहीं जाता। उसे वश में करने के लिए अपने जेड स्नैक थरी फ्लावर प्यूपिल्स का उपयोग करने का प्रयास करें। अगर तुम सफल हो जाओगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। किंगलिन ने राहत की सांस ली। उसे एहसास नहीं हुआ था कि बैंगनी रंग का आदमी वास्तव में मानव रूप में एक सांप था। जब सांपों को वश में करने के लिए जेड स्नैक थरी फ्लावर प्यूपिल्स का उपयोग करने की बात आई तो उसे अधिक आत्मविश्वास होगा। पिछले कुछ वर्षों में उसने जेड स्नैक थरी फ्लावर प्यूपिल्स की गहरी समझ हासिल कर ली थी। ये सोचते हुए किंगलिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, बहन जियान, कृपया उसे जगाने में मेरी मदद करें, अन्यथा मैं उसे वश में करने के लिए जेड स्नैक थरी फ्लावर प्यूपिल्स का उपयोग नहीं कर पाऊंगी। जियाओ यी जियान ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी उंगली के एक झटके से एक गहरा डुक्यूई उसकी उंगली के सिरे से फूट पड़ा और सीधे बैंगनी रंग के कपड़े पहने आदमी के माथे पर जा गिरा। आदमी ने एक ऐसी चीख निकाली मानो वह असहनीय पीड़ा सह रहा हो। उसकी आंखें खुली और इधर उधर घूमने लगी पागलों की तरह। किंगलिन ने बिना समय बर्बाद किए फुसफुसाया, आत्मा पर नियंत्रण। उसकी पुतलियों में 3 पन्ना धब्बे तेजी से घूमे, एक जीवंत हरे रंग की रोशनी सीधे बैंगनी रंग के आदमी पर फेंकी। एक पल के लिए आदमी ने जेड स्नैक थरी फ्लावर प्यूपिल्स के बल के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उसका प्रतिरोध जल्द ही कम हो गया और उसका चेहरा भावहीन हो गया। बैंगनी कपड़े पहने आदमी को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद किंगलिन ने राहत की सांस ली। किसी समय उसके नाजुक चेहरे पर पसीना आ गया था। आखिरकार बैंगनी कपड़े पहने आदमी एक डू पूर्वज था और उसके लिए अपनी वर्तमान ताकत से उसे वश में करना इतना आसान नहीं था। किंगलिन की सफलता को देखकर जियो मिंग को आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पता था कि यह परिणाम होगा। वह बस थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था। कोई भी इसे कैसे भी देखे, जेड स्नैक थरी फ्लावर प्यूपिल्स कुछ हद तक भयानक था। किंगलिन, उससे पूछो कि उसने हम पर हमला क्यों किया और क्या उसके कोई साथी हैं। जियो मिंग ने निर्देश दिया। किंगलिन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि बैंगनी रंग के आदमी ने उन पर हमला क्यों किया। सबसे पहले उसने महसूस किया कि जियान के हाथ में 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर असाधारण था, और दूसरी बात, वह बहुत ही कामुक था और उसने पहले भी कई लोगों को लूटा था लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया था, जिससे वह एक आदतन अपराधी बन गया था। इन कारणों को जानने के बाद जियाओ मिंग केवल अपना सिर हिला सकता था। ये पुष्टि करने के बाद कि उस आदमी के पास कोई साथी नहीं था, जियाओ मिंग ने किंगलिन को उसे अपनी पुतलियों के अंदर जगह में रखने के लिए कहा और फिर ग्रिफिन से क्षितिज शहर की ओर उड़ने का आग्रह किया। हालांकि सीधे शहर में उड़ने के बजाय जियाओ मिंग ने शहर के बाहर एक सुनसान जंगल ढूंढा और वहां उतर गया, क्योंकि अधिकांश बड़े शहरों में उड़ान भरने पर प्रतिबंध था। धन्यवाद, आप अब वापस आ सकते हैं। जब ग्रिफिन जमीन पर उतरा तो जियाओ मिंग और लड़कियां भी नीचे उतरी और गिरे हुए ग्रिफिन को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रिफिन को समझ में आ गया कि जियाओ मिंग ने क्या कहा था और उसने अपने बड़े सिर को उसके खिलाफ कुछ बार रगड़ा, फिर अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया और जल्दी से नजरों से ओझल हो गया। ग्रिफिन को जाते हुए देखने के बाद जियाओ मिंग ने मुड़कर समूह की ओर हाथ हिलाया और फिर होराइजन सिटी की ओर चल पड़ा। जियाओ मिंग, क्या हमें सीधे उस जगह जाना चाहिए जहां वर्महोल स्थित है? जियाओ मिंग के बगल में चलते हुए जियाओ यी जियान ने पूछा। अभी नहीं, चलो पहले एक स्पेस बोट खरीदते हैं ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनी गति को थोड़ा धीमा करते हुए। मम्मा चहल पहल वाली सड़कों पर धीरे धीरे चलते हुए, जहां भीड़ चींटियों की तरह थी और सड़क के दोनों ओर विभिन्न विक्रेता और दुकानें खड़ी थीं, जो ग्राहकों को आकर्षित करने और अपने सामान को प्रदर्शित करने के लिए आवाज लगा रही थीं। पूरा होराइजन सिटी एक व्यस्त और भीड़ भरे माहौल से भरा हुआ था। जियाओ मिंग ने एक पैदल यात्री को रोका और निकटतम स्पेस बोट विक्रेता के लिए दिशा निर्देश मांगे। जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और लड़कियों की ओर मुड़ गए। उस व्यक्ति के अनुसार अंतरिक्ष नौकाएं बेचने वाला एकमात्र विक्रेता लुओ परिवार है, जो अंतरिक्ष वर्महोल को नियंत्रित करता है। चलो सीधे वहां चलते हैं, उसने कहा। स्वाभाविक रूप से लड़कियों में से कोई भी जियाओ मिंग की बातों पर आपत्ति नहीं जताएगी, इसलिए सभी ने सहमति में सिर हिलाया।
क्षितिज शहर के आधे हिस्से में आधे घंटे तक चलने के बाद वे एक विशाल काले पत्थर के चौक पर पहुंचे, जिसकी सुरक्षा कई पहरेदार कर रहे थे। चौक के केंद्र में एक ऊंचे पत्थर के मंच पर एक शक्तिशाली अंतरिक्ष बल को हल्का सा महसूस किया जा सकता था। चौक पर केवल एक त्वरित नज़र डालने के बाद जियाओ मिंग और उसके साथी सीधे चौक के दाईं ओर चले गए, जहां एक बेहद शानदार दुकान थी। क्या आप एक अंतरिक्ष नाव खरीदने में रुचि रखते हैं? दुकान में प्रवेश करते ही एक दुकान परिचारक ने उनका अभिवादन किया। दुकान को स्कैन करने पर उन्होंने दुकान के काउंटर पर लगभग एक हथेली के आकार के 5 लकड़ी के जहाज देखे। लकड़ी के जहाज चांदी की रोशनी से हल्के से चमक रहे थे और यहां तक कि उनमें हल्की अंतरिक्ष शक्ति का भी निशान था। जियाओ मिंग को सिर हिलाते हुए देखकर दुकान परिचारक प्रसन्न हुआ। अंतरिक्ष नावें महंगी थीं और वे पूरे देश में उनमें से बहुत से नहीं बेच सकते थे। वर्ष स्वाभाविक रूप से अगर कोई खरीदने आए तो उनका स्वागत किया जाएगा। हालांकि जियाओ मिंग का छोटी मोटी बातों में समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था और उसने तुरंत कहा, अपनी सबसे अच्छी अंतरिक्ष नाव लाओ। दुकान का कर्मचारी उसकी सीधी सादी बात से हैरान रह गया। क्या वह वास्तव में कीमत के बारे में नहीं पूछने वाला था? वह अपनी टांग नहीं खींच रहा था, है ना? सर, हमारी अंतरिक्ष नावें सस्ती नहीं हैं, दुकान के कर्मचारी ने खांसते हुए उसे याद दिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे खरीद सकता हूँ, जियाओ मिंग ने कहा। उसे ये भी याद नहीं था कि अब उसके पास कितना सोना है।